हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मैराथन क्लासेस के माध्यम से एस्टेट 2023 का सिलेबस मैं कवर करा रही हूँ अपने चैनल पर। आज की जो मैराथन क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी सीडीपी साइकोलॉजी की मैराथन क्लास 2। ठीक है, एक मैराथन क्लासेस में मैंने आपके 10 टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करा दिए थे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत सारा प्यार मुझे आप सभी से मिला था। तो आज की इस वीडियो में बचे हुए जो टॉपिक है मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, एस्टेट के एग्जाम में लगभग 22 से 23 टॉपिक आपके पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, जो इस बार मेंशन कराए गए हैं टॉपिक, वही टॉपिक मैं करा रही हूँ। 10 टॉपिक हो चुके हैं, बचे हुए टॉपिक आज की वीडियो में हम खत्म करेंगे। इनसे बार आपकी चीजें नहीं जाएंगी, वो सारे टॉपिक हैं जो आपके इस बार पूछे जाएंगे। मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपका कोई भी लेवल हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो या फिर पीजीटी लेवल हो, ठीक है, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझाई गई हैं। आप वीडियो को वॉच करते हो तो आपको लगेगा कि चीजें हमारे लिए सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे थे कि मैम हमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए रिवीजन के लिए, जिससे एग्जाम से पहले हम रिवीजन कर लें वीडियो देखने के बाद। तो बहुत सारे बच्चे, जो मैंने हिंदी पेडागोजी की एक वीडियो डाली थी, ठीक है, जिसमें मैंने कंप्लीट हिंदी पेडागोजी कराई थी, जो इस बार आपके एसेट के एग्जाम में पूछी जाएगी। तो उसके लिए भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें हिंदी की पेडागोजी की मैराथन क्लास प्रोवाइड करा दीजिए। अब इंग्लिश की मैंने अभी डाली नहीं है, लेकिन मैंने तैयार करके रखी हुई है इंग्लिश पेडागोजी की क्लास की जो पीडीएफ है। ठीक है, तो वो भी, और इसी के साथ जो सीडीपी साइकोलॉजी की जो पीडीएफ है मैराथन क्लास की, वो ये तीनों ही पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे रही हूँ। आपको क्या करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करते हैं तो मैं आपको ये तीनों पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें आपको ये तीनों जो आपकी जिसके लिए आपको ये तीनों पीडीएफ आपको आपके फ़ोन पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इनमें आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। कंप्लीट हिंदी पेडागोजी रहेगी, कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी रहेगी और कंप्लीट आपकी सीडीपी साइकोलॉजी रहेगी। इसी के साथ ना सिर्फ एस्टेट में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, आपका कोई भी टेट का एग्जाम हो जहाँ पे आपकी सीडीपी साइकोलॉजी पूछी जाए, हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी पूछी जाए, जैसे रीट हो गया, एमपी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखेंगी, क्योंकि यही सारे टॉपिक होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं। बहुत अच्छी क्लास रहेंगी, आप सभी को पता है, वीडियो आपने देखी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एक व्हाट्सअप नंबर मैं दे रही हूँ, उस पर आप मैसेज करना। वहाँ पे 100 रुपीज़ अगर आप पे करते हो तो मैं आपको तुरंत ये तीनों पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको इतना ही बताना था कि बार बार आप कमेंट ना करें। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर, ठीक है, हाँ, इस मैसेज करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो जरूर देखें। वीडियो में मैं सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट हर एक हेडिंग को अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ। तो जो व्हाट्सअप नंबर आपका रहेगा वो रहेगा आपका 7988087748। ठीक है, आपको इस व्हाट्सअप नंबर को लिख लेना है, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करोगे, ठीक है, तो आपको 100 रुपीज़ पे करने के तुरंत बाद आपको तीनों पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, इसी नंबर पे आप फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। मैराथन क्लास है, माँ सरस्वती का नाम लेते हुए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए, इससे बाहर आपको चीज़ें देखने को ना मिले। इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी। एक वीडियो है जिसमें मैंने आपके जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम और उनके सिद्धांत, कंप्लीट लगभग 100 मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत हैं, वो मैंने एक वीडियो बना के डाल दी थी। अगर आप कहोगे तो मैं पीडीएफ में भी उसको, उस चीज़ को इंक्लूड कर दूंगी, उस पीडीएफ को इंक्लूड कर दूंगी। तो ये 4 पीडीएफ आपको मिल जाएंगी 100 रुपीज़ में। ठीक है, और वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। मेरी मैराथन क्लास की जो प्लेलिस्ट है वो वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो उसमें सभी मनोवैज्ञानिकों के नाम और उनके सिद्धांत मेंशन है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एस्टेट के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में। और आपका कोई भी अच्छे लेवल का अगर एग्जाम होता है जहाँ पे सीडीपी साइकोलॉजी आती है, तो मनोवैज्ञानिकों से क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ें आपकी इजीली कवर हो जाएंगी, क्योंकि उस एक वीडियो में, उस एक पीडीएफ में मैंने सारी चीज़ें उसमें डाल दी थी। ठीक है, तो ये आपको बस इतना करना है। सीडीपी के लिए 3 चीज़ें आपके लिए सफिशियंट है 30 नंबर के लिए, इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम माँ सरस्वती का नाम लेते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। जय माँ सरस्वती। फर्स्ट टॉपिक आपका लीव वाइगोत्स्की, जिन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी उन्होंने दी थी। सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा, वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। तो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। मतलब पहले जो बच्चा है समाज और संस्कृति से सीख रहा है और बाद में उसका विकास होगा। तो ये विचार था आपके वाइगोत्स्की का। उनका कहना है कि पहले बच्चा समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है और बाद में उसका विकास होता है। लेकिन पियाजे जी इनके अपोजिट बोलते हैं। वो कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास हो जाएगा और बाद में वो क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इन दोनों के मतभेद थे इस चीज़ को लेके। उनका कहना था कि बच्चा पहले समाज से अंतःक्रिया करके सीख लेता है, बाद में उसका विकास होता रहता है। लेकिन पियाजे जी कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है, बाद में कुछ वो सीखता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको दोनों मनोवैज्ञानिकों के याद रखने हैं। वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार नहीं 100 बार रिपीट हो चुके हैं। सभी एग्जामों में, टेट के सभी एग्जामों में ये चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो है जेड पीडी।
समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है, ये आपका ZPD का आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म होती है इसकी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, मैं लिख देती हूँ जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये होती है आपकी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD की फुल फॉर्म। कभी आपके एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप इस चीज़ को लिख लेना। हिंदी में कहेंगे सीमापस्थ निकट विकास का क्षेत्र। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं फिर से, अगर आप PDF लेते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ हर पॉइंट को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी, और वहाँ पे खुद आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन वीडियो आप देखते हो तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। और जो मैं PDF पढ़ा रही हूँ एज इट इज़ यही PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, 100 रुपीज़ में मैं तीनों PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी, हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी, साथ में 30 नंबर की जो CDP साइकोलॉजी है ये। चलिए आगे चलते हैं। पाड़ या ढांचा। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो है पाड़ या ढांचा। ठीक है, तो उसके बाद है आपका वास्तविक विकास के सत्तर और संभावित विकास के सत्तर के बीच के अंतर को हम सीमापथ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो ZPD जो यहाँ पे दी हुई है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ZPD होती है भाई आपकी जो वास्तविक विकास होता है, जो बच्चे का वास्तविक विकास होता है और जो उसका संभावित विकास है, उसके बीच के अंतर के सतर को हम सीमापथ विकास का क्षेत्र कहते हैं। मान लो आपका एस्टेट का एग्जाम 150 का होता है, 150 नंबर का होता है, और आपको पास होने के लिए चाहिए 90 नंबर, लेकिन जो आपका वास्तविक सतर है, ठीक है, वो आपका 60 या 70 नंबर का है। आपका वास्तविक सतर क्या है, 60 या 70 नंबर है। ठीक है, और आपको पास होने के लिए चाहिए 90 नंबर। ठीक है, और आपको जो आपका पेपर है वो कितने का है, 150 का है। तो आपका 150, ठीक है, आपके कंप्लीट मार्क्स हैं, टोटल नंबर है, और ये आपका वास्तविक सतर। इनके बीच के जो नंबर है, जो बीच की कड़ी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको 90 नंबर चाहिए, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी ZPD हो जाएगी। इन दोनों वास्तविक जो विकास है, ये वाला जो विकास है, और जो आपका संभावित विकास है, मतलब आपका संभावित विकास कितना है, 150 तक हो सकता है अगर आप मेहनत करते हैं तो। उनके बीच के सतर को, जो कि 90 नंबर है, उसी को हम सीमापथ विकास का क्षेत्र कहते हैं। आई होप कि आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, वो है आपका पाठ ढांचा स्कोप फोल्डिंग। ठीक है, बड़ों के द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प को हम स्कोप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, जो बड़ों के द्वारा बच्चों को दी जाती हैं, हेल्प दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, तो वही आपकी स्कोप फोल्डिंग होती है। क्लियर है? ठीक है, और ठीक है, अगला पॉइंट है आपका MKO। MKO की फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, जो दूसरों के द्वारा दी जाती है, जो अदर अदर में क्या हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, है ना, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिससे आप क्या लेते हो, सहायता लेते हो, तो वो MKO के अंदर आ जाएंगे, मोर नॉलेजेबल अदर। आई होप की पॉइंट क्लियर हुआ होगा। भाषा पर वाइगोस्की के विचार भी थे, वो विचार जरूरी होंगे, वो पढ़ लीजिए। देखिए, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में तो अलग अलग होते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जो भाषा है और चिंतन है, शुरू में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन शुरू में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में मनुष्य के विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये दो विचार थे वाइगोस्की के अनुसार। पहला तो ये था, उनका कहना था कि ये जो भाषा है और चिंतन, मतलब भाषा बोलना, और चिंतन जो हमारे माइंड में चीजें चलती हैं, हम सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है, वो चिंतन। पहले तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, कि बोलना कुछ और है और सोचना कुछ और है। देखो, जैसे कई बार होता है, हम सोच कुछ और रहे होते हैं, बोल कुछ और देते हैं ना। तो शुरू में तो ये चीजें अलग रहेंगी, लेकिन बाद में जैसे बड़े हो जाते हैं तो बाद में सोच समझ के बोला जाता है ना। तो बाद में क्या हो रहा है, सोच समझ के बोला जा रहा है। तो इस तरह से सिर्फ स्टार्टिंग में तो ये चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाती हैं। वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं, मतलब पहले बोलते हैं और बाद में हमारे दिमाग में उस चीज पे हम विचार करते हैं। तो इस तरह से इनके विचार हो जाएंगे वाइगोस्की के, ये दो। उसके बाद एक होती है निजी भाषण और आंतरिक भाषण। निजी भाषण क्या होता है और आंतरिक भाषण क्या होता है, इसमें देखिए, प्राइवेट स्पीच इंग्लिश में कहेंगे, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। ठीक है, मतलब अपने कार्यों को, जैसे हम बोलते हैं कि एस्टेट आ रहा है, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, हमें यहाँ से पढ़ लेना चाहिए, कविता में मैराथन क्लास करा रही तो हमें मैराथन क्लासेस की हेल्प ले लेनी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने ही कार्य को निर्देश दे रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने कार्य को निर्देश दे रहे हैं। तो निजी भाषण या आंतरिक भाषा या फिर प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत ये बातें आ जाएंगी। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है। लीव वाइगोस्की से 1 नंबर का तो आता ही आता है, 1 से 2 नंबर तक का बन सकता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लेना, एक बार और देख लेना, जिससे आपको चीज़ें समझ आए। कुछ नहीं था, बस ZPD आपको याद रखनी है।
जेडपीडी क्या हो जाएगा, वास्तविक विकास का स्तर और आपका संभावित विकास का स्तर। एक होती है स्कोप फोल्डिंग, ठीक है, पाड़ो ढांचा, जो वयस्कों के द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प को हम कहते हैं स्कोप फोल्डिंग, ठीक है। जैसे कि किसी बच्चे को साइकिल सीखनी है तो बड़े क्या करते हैं, पीछे से साइकिल को पकड़ के और फिर उसको साइकिल सिखाते हैं, है ना। तो ये क्या है, स्कोप फोल्डिंग है, जो दूसरों के द्वारा उसको सहायता दी जा रही है। तो इस तरह से उसी को हम स्कोप फोल्डिंग कहते हैं, पाड़ या ढांचा कहते हैं। तो मैंने दोबारा से क्योंकि रिविजन करा दिया है लीव-वाइगोत्स्की का, तो नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको कर देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक है नोम चॉम्स्की। इनवॉर्म थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है। और भाषा विकास का सिद्धांत, इनवॉर्म थ्योरी आपकी हो जाएगी। देखिए इनके क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, तो अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्टार लगा लेना आप। इनका क्या कहना था, नोम चॉम्स्की का, इनका कहना था कि बच्चे में जो भाषा होती है वो जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। और ये जो मैं टॉपिक करा रही हूँ ना भाषा पे, ये टॉपिक आपके लैंग्वेज में भी पूछ लिए जाएंगे, तो ये वहाँ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आपकी पेडागोजी जो है आपकी भाषा में और आपकी सीडीपी साइकोलॉजी में दोनों इक्वल ही है, सेम ही है, ठीक है। जैसे कि आपके आकलन आएंगे, मूल्यांकन आएंगे, तो वो आपकी भाषा में भी आएंगे और वो आपकी पेडागोजी में भी आएंगे। तो दोनों जगह आपको हेल्प मिलेगी, दो दो तीन तीन बार चीज़ें रिपीट होंगी। तो अच्छे से सीडीपी साइकोलॉजी के टॉपिक कर लीजिए, पेडागोजी के टॉपिक कर लीजिए। जो नए टॉपिक्स हैं वो अलग से करने हैं, वो मैंने करा रखे हैं, पीडीएफ में सारी चीज़ें आपकी डाली हुई हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो हिंदी की पेडागोजी की वीडियो देख लेना, ठीक है। और उसी तरह से मैंने आपकी सेम इंग्लिश की पेडागोजी की वीडियो तैयार कर दी है, वो भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगी यूट्यूब पे। तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपकी तीनों चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाएंगी। अगर 60 नंबर की आती है तो यहाँ से आप 50 से 55 नंबर ले लोगे। देखिए आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स। कहते हैं कि नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है, ठीक है। डिवाइस का नाम यहाँ पे, डिवाइस का नाम है यहाँ पे, डिवाइस का नाम रहेगा एलईडी, ठीक है। तो नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के जो मस्तिष्क है उसमें एक डिवाइस होता है जिसमें बच्चा भाषा सीखता है। डिवाइस का नाम है एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म हो जाएगी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। क्या हो जाएगी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है, हिंदी में कहेंगे इस उसको, ठीक है, डिवाइस को। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रख लेना आप। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था और आपको डिवाइस का नाम याद रखना है। इन्होंने बच्चे के अंदर एक माइंड में एक डिवाइस बताया था, डिवाइस का नाम आपको याद रखना है और उसकी फुल फॉर्म याद आपको रखनी है, ठीक है। ये रहा डिवाइस का नाम, भाषा अधिकरण यंत्र। चॉम्स्की ने भाषा के दो लेवल बताए थे, दोनों लेवल पढ़ लीजिए। एक होती है आपकी सतही संरचना, एक होती है आपकी गहरी संरचना, ठीक है। सतही संरचना क्या होती है, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों और शब्दों को जानता है, ठीक है। इसमें जो बच्चा होता है क्या करता है, सिर्फ ध्वनियाँ और ध्वनियों जो शब्द हैं उनको जानता है, लेकिन उनके अर्थ नहीं समझता। जैसे उसे पता है मम्मी है, पापा है, खाना है, पानी है, तो ये इनके नाम जानता है, लेकिन इनको नहीं पता है मम्मी होती क्या है ना। खाना, खाना सिर्फ खाना का नाम पता है, उसे नहीं पता है कि अगर खाना हमें नहीं मिलेगा तो हम नहीं जी सकते हैं, पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो उसको अर्थ नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के नाम पता है। तो चॉम्स्की ने भाषा के दो लेवल बताए, जिसमें सतही संरचना आपकी हो जाती है, जिसमें बच्चे को इनका अर्थ नहीं पता होता है, सिर्फ और सिर्फ इनका नाम पता होता है। गहरी संरचना में क्या होता है, इनका अर्थ भी बच्चे को पता चल जाता है। तो ये चॉम्स्की का टॉपिक था, इतना ही पूछा जाता है, इससे बाहर चीज़ें नहीं होती। इनका डिवाइस आपको याद रखना है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषाई यंत्र आपको याद रखना है हिंदी में भी। और इन्होंने दो संरचना दी थी, दो भाषा लेवल बताए थे, सतही संरचना और आपकी गहरी संरचना, ठीक है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। इस बार ये टॉपिक मेंशन कराया गया है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का, जो कि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो जो भी बच्चे से रिलेटेड अधिगम अक्षमताएं हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, वो आप कर लीजिए, एक एक लाइन रहेगी यहाँ पे, और उसी से आप चीज़ों को याद कर लोगे। मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी जिससे आप नहीं भूल पाओगे। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, इसमें पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, पढ़ने में गलती करता है, ठीक है, कुछ और लिखा होता है, कुछ और बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने से संबंधित विकार है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। पढ़ने में कठिनाई हो रही है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई है, तो उस डिसेबिलिटी को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। उसके बाद एक होती है आपकी ग्राफिया, ग्राफ पेपर, ठीक है, ग्राफ पेपर जिसपे लिखा जाता है, तो लिखने से संबंधित डिसेबिलिटीज है, तो उसको कहते हैं हम डिसग्राफिया, ठीक है। याद रखना, लर्निंग डिसेबिलिटीज जरूर आएंगी, इस बार लिख दिया है बिल्कुल, लर्निंग डिसेबिलिटीज करनी है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, तो ये आपको जरूर करनी है। तो डिस्ग्राफिया, इससे ये जो विकार होता है लिखने से संबंधित होता है। डिसकैलकुलिया, जैसे कि पता है कैलकुलेशन मैथ से रिलेटेड है, तो अगर मैथ में आपको विकार है, जैसे गणना नहीं कर पा रहे चीज़ों को,
तो वहाँ पे आपकी कौन सा विकार हो जाएगा, डिसकैलकुलिया विकार हो जाएगा। डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया, ठीक है। तो इसमें मोर और मुर्गे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जैसे उसमें क्या हो रहा है, भ्रम भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा विकार हो जाएगा, डिसमोर्फिया, ठीक है। तो जहाँ पे भ्रम की स्थिति, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि एक बच्चा है, मोर है और एक मुर्गा है, तो वो वहाँ पे उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो ये बच्चे में कौन सा विकार है, तो आप तुरंत बता दोगे डिसमोर्फिया, ठीक है। कोई गणित का क्वेश्चन है, बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप बताइए ये कौन सी अक्षमता है, कौन सी डिसेबिलिटी है, तो आप बता दोगे ये डिसकैलकुलिया है। क्या है, डिसकैलकुलिया, बच्चा नहीं लिख पा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो कौन सा विकार है, डिसग्राफिया विकार है। बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, तो कौन सा विकार है, डिसलेक्सिया विकार है। कौन सा विकार है, डिसलेक्सिया विकार। इस तरह से आपको विकार याद रखने है ना, इस तरह से आप इन विकारों को याद रख सकते हैं। अगला हम विकार करेंगे डिस्फेशिया। अगला क्या विकार रहेगा, डिस्फेशिया, फंस जाना, ठीक है, शब्दों में फंस जाना, डिस्फेशिया हो जाएगा। बोलने से संबंधित विकार है ना, बोलने से संबंधित विकार को डिस्फेशिया कहते हैं। डिस्प्रेक्शिया, डिस्प्रेक्शिया क्या होता है, शारीरिक कौशल से संबंधित, मतलब बच्चा बॉल को कहीं और किक करना चाहता है, किक कहीं और हो जाती है ना, तो वहां पे शारीरिक जो कौशल है उनमें विकार उत्पन्न हो रहा है, तो वो होता है आपका डिस्प्रेक्शिया। क्या होता है, डिस्प्रेक्शिया। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित होता है। कौन सा होता है, तनाव से। अगर तनाव में है बच्चा, स्ट्रेस में है, तो वो होता है डिस्थीमिया। कौन सा विकार होता है, डिस्थीमिया। आई होप आपको ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं याद हो गई होंगी, एक बार और देख लेना, अच्छे से याद हो जाएंगी आपकी। ये 7-8 जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं आपको करनी है, आपके एग्जाम में यही पूछी जाएंगी, ठीक है, इनसे बाहर नहीं आएंगी। तो अगला टॉपिक करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा। इंपॉर्टेंट है और आपको आनी चाहिए, आपके एग्जाम में भी पूछी जाएगी। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक आपको याद रखने हैं जॉन डीवी हैं, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं, मतलब जो कुछ भी है बच्चा है उसको ही देख के हमको शिक्षा देनी है। जो भी शिक्षा देंगे उसको बच्चा ग्रहण करेगा, और उसको ग्रहण करेगा तो एक अच्छा नागरिक बनेगा। तो इसलिए जो कुछ भी है बच्चा है, उसको ही केंद्र बिंदु मान के, उसको ही सब कुछ मान के शिक्षा प्रदान की जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है, आपकी रुचियां आएंगी, इंटरेस्ट आएगा, प्रवृत्तियां, क्षमताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप क्या करोगे, बच्चों को शिक्षा दोगे, ठीक है, कि बच्चों की कितनी रुचि है उस काम को करने में, कितनी वो उसमें क्षमता है, प्रवृत्तियां हैं। तो जो कुछ भी है बच्चा है उसको सेंटर मान के, उसकी रुचियां, अनुरुचियों, सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम उसको शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण क्या हो जाता है, रुचिकर हो जाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी बाल केंद्रित शिक्षा की। आई होप आप क्लियर हो गई होगी। अगला है आपका प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चों को हम उनकी अभिवृद्धि की, ठीक है, जब हम बच्चों को उनकी अभिवृद्धि नहीं है, ये अभिवृत्तियां, ठीक है, अभिवृत्तियां मतलब इंग्लिश में एटीट्यूड्स, ठीक है। जब हम बच्चों को उनकी अभिवृत्तियां, एटीट्यूड्स, इच्छाओं मतलब इंटरेस्ट्स के अनुसार पढ़ाते हैं, तो उसका शिक्षण स्तर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, उसकी प्रगति, जो शिक्षा होती है उसमें प्रगति होती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। तो हमें क्या करना, देखो, आप बाल केंद्रित शिक्षा होती है कि जो बच्चे को सब कुछ मान के जो शिक्षा दी जा रही है उसको हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। सेंटर में बच्चा है, उसकी रुचि, अभिरुचि, सारी चीज़ों को, क्षमताओं को ध्यान में रख के जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा कर रहे हैं ना, बालक को केंद्र मानकर। प्रगतिशील, अगर शिक्षा में प्रगति करनी है तो हमें क्या करना हो, अभिवृत्तियां, बच्चों की इच्छाएं, उनके अनुसार उनको पढ़ाना होगा। तो यही आपकी क्या होगी, प्रगतिशील शिक्षा होगी। प्रगतिशील शिक्षा के कुछ पॉइंट है। प्रगतिशील शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बिल्कुल होगा सर्वांगीण विकास, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर बल देती है। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। इसमें खुद बच्चा सीखेगा और खुद करेगा तभी बच्चा सीखेगा। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार जो शिक्षा है बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना। तो ये प्रगतिशील जो शिक्षा बनाई है बच्चों के लिए बनाई है, ना कि जो है किसके लिए बनाई है, शिक्षा के लिए, ठीक है। तो ये इसका जो जरूरी थी इसको बनाना, तो बच्चे के लिए जरूरी थी ये बनानी, ना कि शिक्षा के लिए जरूरी थी। प्रगतिशील शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है, ठीक है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखना किसका योगदान है प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीवी का। अगला पॉइंट है, जॉन डीवी ने शिक्षा को ट्राइपोलर प्रोसेस बताया है। क्या बताया है, ट्राइपोलर प्रोसेस किसने बताया है, जॉन डीवी ने बताया है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, याद रखना आप जरूर इसको भी। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिरजू भाई को जाता है। किसको जाता है, गिरजू भाई को ये श्रेय जाता है। कौन सी शिक्षा को, प्रगतिशील शिक्षा का श्रेय किसको जाता है, गिरजू भाई को जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम, आगे जो टॉपिक आने वाला है इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनता है। और इस बार क्या किया है, ये जो टॉपिक है पीजीटी के लिए तो बड़े बड़े अक्षरों में नोट कर दिया है कि पीजीटी में तो 100% पूछा जाएगा। अभी तक ये टीजीटी में भी आता था, एक क्वेश्चन यहाँ से टीजीटी से जरूर आता था इस टॉपिक से। इस बार क्या पता टीजीटी में भी पूछ लें,
ठीक है। पीआरटी में तो कम ही चांस है, लेकिन पीजीटी में तो ये टॉपिक आएगा ही आएगा। छोटा सा टॉपिक है, टीजीटी में भी आता था, तो ये टॉपिक पे आप जरूर कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पारिस्थितिकी मॉडल इलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, पारिस्थितिकी जो मॉडल है इसके 5 मंडल होते हैं। पहला जो मंडल है लघु मंडल, माइक्रो सिस्टम इसको कहते हैं। दूसरा मंडल होता है मध्य मंडल, जिसको मीजो सिस्टम कहते हैं। तीसरा होता है बाह्य मंडल, जिसको एक्सो सिस्टम कहते हैं। चौथा होता है वृत्त मंडल, जिसको कहते हैं माइक्रो सिस्टम। पांचवा होता है घटक मंडल, जिसको कहते हैं क्रोमो सिस्टम। ठीक है, 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखो लघु मंडल क्या होता है। लघु मंडल में बच्चा खुद, स्वयं, परिवार और स्कूल आदि आते, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे कि लघु मंडल के अंतर्गत कौन कौन चीजें आएंगी। तो आपको याद रखना है, जो लघु मंडल होता है, माइक्रो जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें बच्चा खुद होता है, स्वयं होता है, परिवार होता है उसका, स्कूल होता है उसके, मित्रगण होते हैं, सॉरी साथी जो होते हैं वो होते हैं। तो आसपास जो उसकी चीजें हैं वो उसकी आ जाती है लघु मंडल के अंदर, इस तरह से। और मध्य मंडल के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। मध्य मंडल में परिवार और विद्यालय में क्या संबंध है। ठीक है, ये याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो इन दोनों में क्या संबंध है। तो लघु मंडल के आपसी संबंध मध्य मंडल के अंतर्गत आते हैं। याद रखना है, लघु मंडल में तो परिवार, वो खुद स्वयं, स्कूल आएगा, मित्र आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, साथी, तो ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन आपके परिवार में और विद्यालय में क्या संबंध है, संबंध की बात हो रही है, तो मध्य मंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसके परिवार के साथ क्या संबंध है, उसके मित्रगण के साथ क्या संबंध है, यह सभी जो चीजें रहेंगी संबंध वाली, ये आपके मध्य मंडल के अंतर्गत आती हैं, मीजो सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। एक होता है वाह्य मंडल। वाह्य मंडल में क्या होता है, वाह्य मंडल में बच्चा स्वयं शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसमें मतलब बच्चा स्वयं नहीं है इंक्लूड, इसमें कोई भी कार्यस्थल होगा, स्थान होगा, सार्वजनिक स्थल होगा, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तो इसमें वाह्य मंडल में आप बच्चा स्वयं शामिल नहीं होता, बाकी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बृहत मंडल होता है आपका, बृहत मंडल में सामाजिक रीति रिवाज, समाज, सामाजिक संस्कृति, ये सारी जो चीजें रहेंगी, रीति रिवाज, समाज, सामाजिक संस्कृति, ये बृहत मंडल में आती है। एक होता है लास्ट का घटक मंडल, क्रोमो सिस्टम जिसको कहते हैं। घटक मंडल में विकास की ऐतिहासिक घटनाएं, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, स्थितियां, परिस्थितियां शामिल हो, तो वो घटनाओं से रिलेटेड हो, तो वो घटक मंडल के अंतर्गत आएंगे। बस इतना ही याद करना है, ज्यादा नहीं याद करना है क्या चीज किस मंडल में आती है, परिस्थिति मॉडल कितने हैं, इलॉजिकल थ्योरी कहते किसको है। ठीक है, और ये परिस्थिति जो मॉडल है ब्रॉन फेन व्रेनर ने दिया था, मैं लिख देती हूँ, ये जो दिया था आपका ब्रॉन फेन व्रेनर नहीं। ठीक है, तो परिस्थिति परक जो मॉडल है वो ब्रॉन फ्रेन व्रेनर ने दिया था, और यह बालक के सामाजिक विकास की व्याख्या परिस्थिति व परिवेश के संदर्भ में होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसके लिए होता है, बालक के सामाजिक विकास की व्याख्या कराता है, परिस्थिति व परिवेश के संदर्भ में बताता है। तो लघु मंडल में क्या क्या चीजें आती हैं, एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। लघु मंडल में बच्चा खुद होता है, उसका परिवार होता है, उसका स्कूल होता है, उसके फ्रेंड्स होते हैं। मध्य मंडल में क्या होता है, विद्यालय और जो उसका परिवार है। ठीक है, विद्यालय, उसका परिवार, उसका पड़ोस, इन सारी चीजों में आपस में क्या संबंध है, तो ये सारी चीजें मध्य मंडल में आती है, मीजो सिस्टम में आती हैं। बाह्य मंडल में बच्चा खुद नहीं होता है, मतलब बाकी की सारी चीजें, कार्यस्थल हो गए, सार्वजनिक स्थल हो गए, तो ये सारी चीजें बाह्य मंडल में आ जाती हैं। बृहद मंडल में सामाजिक रीति रिवाज जैसी चीजें होंगी, वो बृहद मंडल में आएंगी। ठीक है, और घटक मंडल में विकास की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी घटक मंडल में आ जाएंगी। अगला टॉपिक है आपका जीन प्याजे। जीन प्याजे के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी टेट का एग्जाम हो जाए। जीन प्याजे जो टॉपिक है, टेट एग्जामों का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं 2 नंबर तक का बन जाता है। तो चलिए जीन प्याजे करेंगे। जीन प्याजे ने दिया था संगठनात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी। इनसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को जानेंगे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, ठीक है, जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, बायोलॉजिकल समझ जो होती है, मैच्योरेशन जो होती है वो आती है, तो वैसे वैसे बच्चे क्या करते हैं, वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन उनमें आती है, तो वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। उनको पता चल जाती है, अगर वस्तु का नाम लिया जा रहा है तो उस वस्तु का जो कंसेप्ट है, जो चित्र है, उनके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, कि ये वस्तु ऐसी दिखती है। इस तरह से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये चीज किसने कही थी, ये जीन पियाजे ने कही थी कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अब पढ़ेंगे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा अनुकूलन, अडॉप्शन। ये क्या होता है,
वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना सबसे पहली बात है अनुकूलन होता है। अनुकूलन होता है जो वातावरण है उसके अनुसार आप इंक्लूड हो जाएं, उसी को उस वातावरण में अपने आप को ढाल ले तो अनुकूलन ही कहलाएगा। ठीक है, इस अनुकूलन की दो प्रक्रिया होती हैं फ्रेंड्स। अनुकूलन की दो प्रक्रिया होती हैं। पहली जो प्रक्रिया होती है वो होती है आत्मसातकरण। ठीक है, तो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और कंसेप्ट का जो पहला हमने पॉइंट पढ़ा था अनुकूलन। अनुकूलन की दो प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं। पहली प्रक्रिया होती है आत्मसातकरण और दूसरी होती है समायोजन। यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से दूसरा कंसेप्ट शुरू है और ये पहले कंसेप्ट के दो पॉइंट हैं। तो आत्मसातकरण क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। इसमें होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। देखो जैसे अब आपने सीटेट के पेपर दिए थे तो सीटेट में आपने पेडागोजी शिक्षण शास्त्र पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें आपकी हिंदी इंग्लिश पेडागोजी जो आई थी तो वो अब आपकी क्या हो रही है एस्टेट के पेपर में काम आ रही है। तो पूर्व जो ज्ञान है, ठीक है, पूर्व जो ज्ञान है नए ज्ञान के साथ क्या हो गया, आत्मसातकरण हो गया। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। तो आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा एसिमिलेशन का, आत्मसातकरण का। अगला पॉइंट होता है समायोजन, एकोमोडेशन। तो इसमें क्या होगा, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। जैसे कि एस्टेट में कुछ टॉपिक हटा दिए हैं और कुछ टॉपिक इंक्लूड कर दिए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो पहला हमारा पूर्व ज्ञान था उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, वातावरण के साथ उसको तालमेल बिठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उस चीज को क्या कहेंगे, समायोजन। आई होप दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। आत्मसातकरण होता पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना और पूर्व ज्ञान में थोड़ा सा परिवर्तन करके नए ज्ञान में इंक्लूड करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना होता है समायोजन। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, अनुकूलन के दोनों पॉइंट। उसके बाद सेकंड जो कंसेप्ट रहेगा वो कहते हैं, सेकंड कंसेप्ट है ना कि थर्ड, तो साम्य धारण। ठीक है, साम्य धारण क्या होता है फ्रेंड्स, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण जो अभी पढ़ा था हमने, आत्मसातकरण और समायोजन, इसके बीच क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है अगर आ जाए पेपर में, तो साम्य धारण इक्विलिब्रेशन जो रहेगा दोनों में, ये आपका समायोजन में और आत्मसातकरण में जो है संतुलन स्थापित करेगा। स्कीम होती है, स्कीम्स होती है, स्कीमा होती है। स्कीम्स में क्या होता है, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की जो ज्ञानात्मक संरचना है उसको हम स्कीम्स कहते हैं। अनुभव जो व्यवहार को संगठित कर रहे हैं ना, जो एक्सपीरियंस है, जो आपका बिहेवियर है, उसको संगठित करने की जो ज्ञानात्मक संरचना है उसको स्कीम्स कहते हैं। स्कीमा क्या होती है, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो उसको स्कीमा कहते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्टेट के लिए, प्याजे से संबंधित ये पॉइंट आपसे जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। चारों अवस्थाओं से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। पहली अवस्था होती है संवेदी पेशीय अवस्था। इसमें जो चीज याद रखने वाली है, संवेदी पेशीय अवस्था इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहते हैं, 0 से 2 वर्ष। तो स्टेज को आप याद रख सकते हैं, 0 से 2 वर्ष की स्टेज आती है इसमें, इस अवस्था में। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, कैसे सीखता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय जैसे कि आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, है ना। जैसे बच्चा आंखों से देख के सीखता है, कानों से सुनकर सीखता है, बोल के सीखता है ना, टच करके चीजों को सीखता है। तो ज्ञानेंद्रियों की हेल्प से बच्चा सीख रहा है, तो इसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं इसलिए। और इसमें क्या होता है, इसी अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। अगर बच्चा देख लेना एक बार कि घर में कोई चीज कहाँ रखी जाती है, अगर कोई आके पूछता है तो वो तुरंत बता देगा कि ये चीज वहां मिल जाएगी। तो इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण इस अवस्था में आ जाता है। तो ये पॉइंट भी आपका याद रखना है, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे में ये गुण होता है। ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, दूसरी स्टेज रहेगी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अकॉर्डिंग दूसरी स्टेज रहेगी। संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका जो टाइम पीरियड होता है 2 से 7 वर्ष का होता है। कौन सा होता है, 2 से 7 वर्ष तक का। तो इसमें क्या होता है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है, मतलब क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। उसके जो सामने चीजें ना उनको देख रहा है, वो समझ भी रहा है, लेकिन उनके प्रति कोई रिस्पॉन्स, कोई क्रिया नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज आते हैं स्टेट में। जीववाद, एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव में वस्तु में अंतर नहीं कर पाता तो जीववाद होता है ना, एनिमिज्म उसको कहते हैं। अहम केंद्रित ये होता है जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि जो कुछ वो कर रहा है, जो कुछ वो बोल रहा है वो सब सही है, जो उसको खाना पसंद है वही खाना सबको पसंद। तो अहम केंद्रित होता है, जो उसको लग रहा है सही है तो वही उसको सही लगता है। तो अहम केंद्रित होता है इस उम्र में 2 से 7 वर्ष की में। अपलटावी का गुण होता है इसमें। ठीक है, उलटना पलटना नहीं सीखता है। 4 + 6 10 होंगे तो, लेकिन उसे नहीं पता है तो 6 + 4 क्या होंगे, तो उसे नहीं आता है। ठीक है, 2 5 10 होता है, लेकिन वो उससे पूछा जाए 5 2 10 तो टेबल से वो बता देगा, लेकिन वो ये चीज नहीं समझ पाएगा कि जैसे 2 5 10 है, ऐसे उल्टा करे तो 5 2 भी 10 ही होगा, लेकिन टेबल से वो उस चीज को डायरेक्ट याद रखता है।
ठीक है, एपल्टावी का गुण होता है। मूर्धा संप्रदाय दूरी, ऊंचाई, भार, इन सारी चीज़ों की कमी होती है बच्चों में कंसेप्ट में। अगर बच्चे को 2 गिलास में जूस दिया जा रहा है, एक लंबा गिलास है, एक चौड़ा गिलास है, ठीक है, तो दोनों में सेम मात्रा में जूस है। इसमें ये लंबा है तो इसमें ऊपर तक दिखेगा, ये चौड़ा है तो इसमें कम दिखेगा। अगर बच्चे से कहें किस गिलास के जूस को लेगा तो इसको लेगा वो, क्योंकि उसको लग रहा है ये बड़ा है, उसमें ज़्यादा चीज़ है, ठीक है। तो इसमें बच्चे में क्या होती है, दूरी, भार, ऊंचाई की कमी होती है। उसके बाद केंद्रीकरण, एक ही चीज़ पर केंद्र होता है, ठीक है। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर एक विशेषता पर ध्यान दे तो उसको केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे बच्चे को फोन दे दिया, फोन में बहुत सारी चीज़ है लेकिन सबको छोड़ दिया, लेकिन गेम को उसने चुन लिया, तो ये क्या होता है, केंद्रीकरण। तो ये अवस्था आपको याद रखनी है। अगली थर्ड अवस्था होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने। थर्ड कर दें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इंग्लिश में कहेंगे। इसका टाइम पीरियड होता है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर पा रहा है। उसमें चीज़ों को क्या कर रहा था, चीज़ें सामने थी ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, क्रिया करने से पहले की अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक, लेकिन इसमें क्या होता है, मूल संक्रियात्मक में इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर पाता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जो ऊपर जितने भी सारे गुण थे, जैसे जीव बाद हो गया, मूर्धा संप्रत्यय, अब बच्चे को इन सारी चीज़ों की समझ इस अवस्था में आ जाती है। 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा है, 7 से 11 वर्ष तक का जो बच्चा है, उसमें एक चीज़ समझ में आ जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि दोनों गिलासों में सेम मात्रा में जूस है, ठीक है, और वो लंबा है और वो चौड़ा है। तो इन सारी चीज़ों की समझ बच्चों में आ जाती है, उनके सामने चीज़ें होती हैं और उनको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी 2 5 जा 10 है और 5 2 जा 10 कैसी है। क्लियर है। तो आपको टाइम पीरियड याद रखना है, मूल संक्रियात्मक अवस्था क्या। तो इसमें आपको आगमनात्मक रखना याद रखनी है, इंडक्टिव रीजनिंग कहेंगे जिसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह भी इसी अवस्था में आती है आपकी जो मूल संक्रियात्मक अवस्था है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित तर्क करना शुरू कर देता है। जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चा आंसर देगा कि हाँ जरूरी है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन होता है। तो इस तरह से आगमनात्मक तर्कना जो होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था में ही आएगी। क्लियर है ये पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किसको कहते हैं। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था, आखिरी वाली अवस्था जो 11 से 15 वर्ष एज रहेगी इसकी, ठीक है। टाइम पीरियड याद रखना। और निम्नात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करता है, नियमों के ऊपर तर्क करेगा, ठीक है, बाकी चीजों के ऊपर नहीं, नियम के ऊपर तर्क करता है। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो ये जीन पियाजे का टॉपिक था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगला टॉपिक करते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग करना है, जीन पियाजे करना है, वाइगोत्स्की करना है, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों के नाम लिख दिए थे, यल थॉर्नडाइक करना है, थॉर्नडाइक करना है, इस तरह से। तो आपको मैं सारी चीजें करा दूंगी। आज की इस वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ के लिए मैसेज जरूर कर दे। व्हाट्सअप नंबर फिर से बता देती हूँ, 7988087748। इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। और 100 रुपीज़ पे करने हैं, 100 रुपीज़ आपको पे करने हैं। आपको मैराथन क्लासेस की जो पीडीएफ है प्रोवाइड हो जाएंगी, जिसमें आपको ना सिर्फ सीडीपी की मैराथन क्लास की पीडीएफ मिलेगी, उसी के साथ हिंदी और इंग्लिश जो 15-15 नंबर की आपकी एस्टेट के एग्जाम आएंगी उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ और 2-3 चीज़ें जो पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, जैसे हरियाणा जीके की, तो वो भी मैं डाल दूंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको 100 रुपीज़ में पे हो जाएंगी। तो आप ज़रूर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना, तो मैं आप सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल करा दूंगी। चलिए ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। आपके आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। एक ही बात है, या तो नैतिकता का सिद्धांत कहें या नैतिक विकास का सिद्धांत कहें। ये सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, इंग्लिश में इसको कहेंगे। देखो सबसे पहले समझने वाली बात है नैतिकता मोरलिटी होती क्या है, ठीक है। तो नैतिकता मोरलिटी होती क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। तो नैतिकता वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। नैतिकता वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिक और अनैतिक चीजों को सीखता है, ठीक है। तो देखो नैतिकता वो है जिसमें हमें सही गलत की पहचान, हमें पता चल जाए कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। दूसरा सामने वाला जो बंदा कर रहा है सही कर रहा है गलत कर रहा है, चीज़ों की हमें पहचान हो जाए। और इन चीज़ों की पहचान हम कहाँ से करते हैं, अपने समाज से, अपने परिवेश से करते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। उसके बाद चलेंगे एक हिंज की कहानी थी, ठीक है। एक हिंज की कहानी थी जो लॉरेंस कोहलबर्ग के टॉपिक में आती है, और जिससे हम बच्चे जिस कहानी को पढ़ा के हम बच्चों की नैतिकता और अनैतिकता से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको समझ पाते हैं। और हम समझ पाते हैं कि एज के अकॉर्डिंग वो नैतिकता पर अनैतिकता पर क्या क्वेश्चन कर सकते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस के वो जवाब दे सकते हैं।
देखिए, सबसे पहले हिंज की कहानी में तो ये था कि एक हिंज नाम का एक आदमी था जिसकी पत्नी बीमार हो जाती है और उसको ठीक कराने के लिए जो दवाई चाहिए थी, ठीक करने के लिए जो दवाई चाहिए थी, डॉक्टर ने जो दवाई मंगाई थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। वो दवाई वाले के पास जाता है और वो उससे दवाई मांगता है, लेकिन वो दवाई देने से मना कर देता है। वो उसकी कीमत बताता है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं जिससे वो उसको पैसे दे के दवाई खरीद ले। तो अब वो क्या करता है, वो दुविधा में आ जाता है, नैतिक दुविधा में आ जाता है। वो सोचता है कि वो चोरी कर ले, जिससे दवाई चोरी कर लेगा तो उसकी पत्नी की जान बच जाएगी। दूसरी तरफ वो सोचता है कि अगर वो चोरी करता है तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि चोरी करना गलत है। तो इस तरह से नैतिक दुविधा उसको उत्पन्न हो जाती है, जिसमें वो सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाता है। तो नैतिक दुविधा उस चीज़ को हम कहते हैं। कि आई होप आप हिंज की कहानी से इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे कि नैतिक दुविधा क्या है। तो हिंज को नैतिक दुविधा हुई, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, चोरी करे या ना करे। चोरी करे तो ठीक है, उसको पुलिस पकड़ लेगी क्योंकि चोरी करना गलत था, अगर ना करे तो उसकी पत्नी की जान चली जाएगी। तो इस तरह से अंत में वो क्या करता है, हिंज वो चोरी कर लेता है। ठीक है, तो उसने चोरी कर ली। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना में क्या है, हिंद चोरी कर लेता है और वो जो उसकी दुविधा थी कि वो चोरी करे या ना करे, उसमें से वो चोरी को चुन लेता है। तो नैतिक तर्कना ये होती है, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। और सही और गलत में से किसी एक को चुनना, तो उसने चोरी को चुन लिया था। तो नैतिक तर्कना वो होती है जो दोनों डिसीजन में से जो उसको दुविधा हो रही थी उनमें से किसी एक चीज को चुन लेना। जैसे हिंज ने फिर चोरी को चुन लिया था। तो आप इन पॉइंट से क्लियर हो गए होंगे नैतिक दुविधा क्या होती है, दो चीजों में कंफ्यूजन हो रही है कि ये करें या ना करें। और नैतिक तर्कना होती है उन दोनों में से किसी एक चीज को सिलेक्ट कर लेना। तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। अब कोहलवर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए थे। कोहलवर्ग ने नैतिकता के कितने लेवल बताए थे, 3 लेवल बताए थे। और तीनों ही लेवल की आपकी 2-2 स्टेज बताई थी। दोनों 2-2 स्टेज करेंगे, 3 लेवल की मतलब 6 स्टेज करने वाले हैं। और ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कितनी स्टेज के रूप में बांटा है। लॉरेंस कोहलवर्ग ने तो 6 स्टेज थी और 3 लेवल थे। ठीक है, 3 सत्र थे और 6 स्टेज थी। पहली जो स्टेज सॉरी पहली जो आप उसकी क्या रहेगी, पहला जो उसका सत्र रहेगा, पहला जो उसका लेवल रहेगा लॉरेंस कोहलवर्ग का, वो रहेगा प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड होता है 4 से 10 वर्ष। ठीक है, इसमें जो नैतिकता होती है बच्चों की एज के अकॉर्डिंग बताई कि 4 से 10 साल तक के बच्चों में क्या मॉरलिटी होती है, क्या नैतिकता होती है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज रहेगी, फर्स्ट रहेगी ये। ठीक है, और इसी को हिंदी में कहते हैं प्राग रूढ़िगत नैतिकता का सत्र। ठीक है, अगर आप हिंदी में करें तो प्राग रूढ़िगत नैतिकता का सत्र। लेकिन कोशिश करें आप इन चीज़ों को इंग्लिश में याद करें, इंग्लिश में ये ईजी होंगी। ठीक है, इंग्लिश में एक ही लिखा होगा लेकिन हिंदी में बदल बदल के आ जाती हैं। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है जिसका टाइम पीरियड होता है 4 से 10 वर्ष। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों में सही और गलत के बारे में इनको पता ही नहीं होता। 4 से 10 वर्ष का जो बच्चा है उनको नहीं पता होता ज़्यादातर कि क्या सही है क्या गलत है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। दूसरे लोग जो कह देते हैं बेटा ये सही है, तो उनको लगता है ये सही है। अगर उनसे कह देते हैं ये गलत है, तो वो कहते हैं ये गलत है ना। वो अपने फ्रेंड से भी ये कह देते हैं मेरी मम्मी ने कहा था ये तो गलत है ये चीज़, है ना। तो वो ये चीज़ बोलेंगे, वो खुद से कोई फैसला नहीं ले पाते, उनको नहीं पता ये गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। जैसा कि मैंने बताया आपके जो लॉरेंस कोहलवर्ग में 3 लेवल्स बताए, तो तीनों ही लेवल्स के 2-2 आपके स्टेज बताए थे। ठीक है, तो प्राग रूढ़िगत नैतिकता का जो सत्र मैंने अभी कराया है प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसके 2 लेवल मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो पहला जो लेवल रहेगा, इसको 2 भागों में बांटा था। पहला जो है आपका दंड एवं आज्ञा। ठीक है, दंड एवं आज्ञा मतलब पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है, पालन अनुमुक्ता भी इसको कहते हैं। तो 2-3 नाम है, याद रख लेना, दंड एवं आज्ञा पालन, पालन अनुमुक्ता, ठीक है, पनिशमेंट ओबीडियंस। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप याद रखना। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की नैतिकता, ठीक है, सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। इसमें जो बच्चे में नैतिकता होती है सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि इसने चोरी कर ली और अब इसको सजा मिलेगी, तो बस वो यही समझता है गलती कर रहा तो सजा मिलेगी। तो बच्चों की जो नैतिकता बस इतनी होती है, उनको लगता है कि अब हिंज ने चोरी की तो इसको सजा मिलेगी, और वो सारी चीज़ें नहीं समझ पाते कि वो चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी की जान चली जाती। तो ये चीज़ उसने सही की, तो उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो बस उन्हें तो ये पता है चोरी करना गलत है, अब उसने चोरी कर ली तो उसको पुलिस पकड़ेगी और उसको सजा मिलेगी। तो 4 से 10 साल का बच्चा बस इतना ही समझ सकता है। तो उनकी जो नैतिकता पे जो विचार रहेंगे दंड और आज्ञा पर आधारित रहेंगे। ठीक है,
एक और इसकी स्टेज होती है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। हिंदी में नाम याद रखना, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। ठीक है, आपको याद रखना है। इस अवस्था में जैसी की तैसी की अवस्था को कहते हैं। जैसा बच्चा के साथ करेगा कोई तो वैसा ही सेम वो करेगा। अगर किसी बच्चे ने उसकी नोटबुक फाड़ दी तो वो उसकी फाड़ देगा, किसी बच्चे ने उसका खिलौना तोड़ दिया तो वो उसका खिलौना तोड़ देगा। तो ये चीज़ होती है, जैसे कि तैसी की अवस्था भी कह सकते हैं इसको। तो ऐसे ही आएगा, किसी बच्चे ने किसी की पेंसिल तोड़ दी तो उसने उसकी उसकी क्या कर दी, कॉपी फाड़ दी। तो इस अवस्था को नीतिक कॉलवर्ग की अवस्था के अनुसार कि कौन सी अवस्था कहेंगे, कौन सा सतर कहेंगे, तो आप याद रखना साधनात्मक सापेक्षता सतर कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो आपका पहला पॉइंट क्लियर है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें 4 से 10 वर्ष तक के बच्चे आ गए थे नीतिकता के अंतर्गत। दूसरा लेवल करेंगे हम, दूसरा लेवल करेंगे हम। ठीक है, ये आपका थर्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे दूसरा लेवल आएगा, कन्वेंशनल स्टेज। इसका जो टाइम पीरियड होता है 10 से 13 वर्ष। ठीक है, 4 से 10 हो गया आपका पहला, और 10 से 13 हो जाएगा आपका दूसरा लेवल। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा दूसरों लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। ठीक है, उस तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय लेता है। तो जो दूसरों से सीख लिया, उन चीज़ों को अपने माइंड में उन्होंने रख लिया है, अब वो आगे उन्हीं चीज़ों का यूज करके उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय लेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं रूढ़िगत नैतिकता का सतर, कन्वेंशनल स्टेज, 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता। इसमें क्या होता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे जैसे आपने देखा होगा, अगर आप स्कूल वगैरह में टीचिंग करते होंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अच्छा बच्चा बनने की साबित करते हैं। वो चाहते हैं कि फर्स्ट प्राइज हो, जिससे उसके टीचर खुश हो जाएं और उसके पेरेंट्स खुश हो जाएं। ठीक है, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होते, वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित होते हैं। तो इनमें सिर्फ नैतिकता इतनी होती है, वो अच्छा लड़का और लड़की बनना चाहते हैं अपने समाज के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने। तो उनमें जो नैतिकता का सतर होता है इतना होता है। दूसरा होता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। उनको लगता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसको कहेंगे इंग्लिश में। उनको ये लगता है कि जो बच्चा है कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना इनमें विकसित होती है। ठीक है, इसमें जो बच्चे होते हैं ना, समाज के जो रूल है, नियम है, उनको बनाए रखते हैं। स्कूल में भी जो रूल है उनको वो फॉलो करना पसंद करते हैं ना, जो अच्छे बच्चे होंगे, क्योंकि उनके जो पापा, देखो दूसरा है आपका कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना रखता है। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या करना चाहता है, जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करता है, क्योंकि वो समाज के द्वारा बनाए गए थे, तो वो उनको क्या है, उनका पालन करता है। तो ये दो आपके जो पॉइंट हो जाएंगे रूढ़िगत नैतिकता के सत्तर के, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, जिसको कहते थे कन्वेंशनल स्टेज, 10 से 13 वर्ष तक के बच्चों की नैतिकता इस चीज़ पर आधारित होती है। ठीक है, आप ये पढ़ लेना। थर्ड होती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 13+ से ऊपर के जो बच्चे रहेंगे, ठीक है, उनमें नैतिकता क्या क्या होती है, किस तरह से होती है। तो ये इसमें बच्चे बड़े हो जाते हैं, 13 वर्ष तक के बच्चे सारी चीज़ें समझने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होगा देखो, इसमें सभी जो डिसीजन रहेंगे खुद के लिए होते हैं, ना कि समाज के जरिए होते हैं। इसमें जो बच्चा है सही गलत की पहचान करने लगता है, उनको पता चल जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। इसको भी दो भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वो है सामाजिक उन्मुखता। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सामाजिक उन्मुखता। इसमें क्या होता है, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए होते हैं। अगर किसी नियम से किसी को नुकसान हो रहा है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। जैसे रेड लाइट लगने पर उसके पापा की जान बच सकती थी, तो उसे तोड़ दो। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का एक्सीडेंट, जैसे फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक उन्मुखता। इसमें क्या होता है, सामाजिक उन्मुखता में इसमें जो किशोर होता है, यह नियम जो ये कहता है कि जो नियम है लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम को तोड़ने से किसी का भला हो रहा है, ठीक है, किसी का नुकसान होने से बच रहा है, तो ऐसे नियम को हमें तोड़ देना चाहिए। तो इस पॉइंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला जो पॉइंट होता है, तो अगला पॉइंट होता है सार्वभौमिक नैतिकता सतह। इसमें बच्चा दूसरों के लिए कुछ भी कर देता है, अपनी जान पे भी खेल जाता है। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं, बल्कि अपने खुद के मानकों, अपने खुद के विचारों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान भी दे देता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सार्वभौमिक। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अपनी जान का भी मतलब ख्याल नहीं करता है, तो ये लॉरेंस कॉलवर्ग की कौन सी अवस्था का सतर हो जाएगा, तो ये सार्वभौमिक नैतिकता का सतर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। और जिसमें बच्चा ये कहता है कि किसी के लिए अगर हम रूल रेगुलेशन को तोड़ भी देते हैं, किसी की जान बचाने के लिए जो नियम बने गए हैं, ठीक है, अगर उनको तोड़ने से किसी की जान बच रही है तो ऐसे नियमों को तोड़ दे। तो बताइए लॉरेंस कॉलवर्ग की कौन सी अवस्था रहेगी। तो आपको अवस्था बता देनी है, और सामाजिक उन्मुखता रहेगी, उसका नाम बता देना। ऑप्शन में आपको मिलेंगे इन सारी स्टेजेस के, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी अवस्था में क्या चीज़ कही गई है, क्या उनका नैतिकता का सतर रहा है, और ये कौन सा पॉइंट है किस अवस्था का। तो आज की जो वीडियो रहेगी, ठीक है, तो आज का
तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है हमारा आकलन, मापन और मूल्यांकन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में भी करते हुए चलेंगे क्योंकि सेम टॉपिक इंग्लिश में भी है और सेम हिंदी में भी है, और यही आपका टॉपिक जो सीडीपी साइकोलॉजी है ना उसमें भी मेंशन किया गया है इस बार 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सीडीपी में भी आएगा, हिंदी और इंग्लिश में तो है ही है, ठीक है। तो आकलन, असेसमेंट, मापन, मेजरमेंट, मूल्यांकन, एवल्यूशन, इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे, जिससे आपका इंग्लिश में करो तो और अच्छे से रिविजन हो जाएगा दोबारा से, और सीडीपी में तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि अलग से मेंशन किया था। मापन नंबर के हिसाब से ही बच्चों की योग्यता निर्धारित करना मापन कहलाता है, ठीक है। तो मापन, मेजरमेंट तो बस इतना ही होता है कि जो बच्चों के नंबर होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम बता दें बच्चों की कितनी योग्यता है, ठीक है, तो वो मापन कहलाता है। आकलन क्या होता है, आकलन को समझिए। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलती है। देखो, मापन तो ये है कि बच्चों के मार्क्स को देख के हम उसकी योग्यता निर्धारित कर दें कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये ऐसा पढ़ता है, ये ऐसा पढ़ता है। आकलन ये जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, किसी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं कि ये इस टॉपिक में अच्छा पढ़ रहा है, इस टॉपिक में अच्छा नहीं पढ़ रहा है, यहाँ ये किस लिए अच्छा पढ़ा था, किस तरह से इसको समझ में आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम रही, तो ये सारी चीज़ें हम आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। और ये जो आकलन होता है ना, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है, ठीक है। तो हम जब टीचिंग करते रहेंगे तभी हमको इन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए चलना होगा। एक एज ए टीचर मैं आपको बता रही हूँ, तो हमें क्लास में क्या हो रहा है, बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है, किस जगह आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही करोगे, तो ये आकलन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलेंगे, आकलन दो प्रकार के होते हैं, तो इंपॉर्टेंट आकलन रहेगा क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। पहला होता है आपका रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको कहते हैं, एक होता है योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट जिसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, ठीक है। और आप देखोगे सबसे ज्यादा यूट्यूब पे ये टॉपिक कराए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से समझाने वाली हूँ कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। सीटेट दे लेना, रीड दे लेना, कुछ भी दे लेना, ठीक है। रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन एस्टेट में कभी नहीं भूलोगे, कहीं कोई एग्जाम दे लेना जहाँ पे ये आकलन आपसे पूछे जाए। तो देखो, रचनात्मक आकलन क्या रहेगा और आपका क्या योगात्मक आकलन क्या रहेगा, दोनों आकलन को अच्छे से समझ लेना। पहला, रचनात्मक आकलन करने वाले फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखेंगे, ठीक है। पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन होता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन और तरीका होता है। देखो, रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जैसे कि हम बीच बीच में टेस्ट लेते हैं, ठीक है। 2 टॉपिक कराए, 2 टॉपिक का टेस्ट ले लिया, जैसे कि FA1, FA2, FA3 एग्जाम जो होते रहते हैं हमारे स्कूल वगैरह में, है ना। तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और जो समेटिव असेसमेंट होता है, ये आपका साल के अंत में या फिर 6 महीने में कराया जाता है, समेटिव असेसमेंट। तो बस रचनात्मक आकलन तो साथ के साथ होता रहता है, 2 टॉपिक के आपके टेस्ट ले लिए, 1 टॉपिक का आपका टेस्ट ले लिया, तो ये टीचिंग के दौरान हो रहा है। जो योगात्मक आकलन है वो साल के अंत में हो रहा है। तो इनमें यही डिफरेंट है, अच्छे से इन चीज़ों को हम समझ लेंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। रचनात्मक आकलन क्या होता है, योगात्मक आकलन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चल रहा है, रचनात्मक आकलन पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है, और साल के अंत में किया गया आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। कुछ और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने का आकलन, ठीक है। सीखने का आकलन ये होता है समेटिव असेसमेंट पर आधारित। कैसे, क्योंकि देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ऑफ का मतलब जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव असेसमेंट का क्या सीखा था, अभी हमने सीखा था कि साल के अंत में हो रहा है। इसका मतलब जब जो चीज़ हमने सीख ली उसके बाद हम उसका असेसमेंट करें, आकलन करें, हम उससे किसी बच्चे से क्वेश्चन करें कि मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन सुनाओ, तो ये हो जाएगा आपका समेटिव असेसमेंट पर आधारित, क्योंकि ऑफ लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग खत्म होने के बाद, सीखने के बाद ये असेसमेंट हो रहा है। फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जो आप चीज़ें सीख रहे हो, लर्निंग जो कर रहे हो ना, उसी के साथ साथ असेसमेंट किया जाए। मतलब बीच में आपने टॉपिक पढ़ाया और बीच में से किसी बच्चे से पूछ लिया कि ये बताओ ये चीज़ क्या है, तो साथ के साथ चीज़ों को, डाउट को क्लियर करते हुए चले। तो ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट पर डिपेंड होता है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा पढ़ाने के दौरान किया जाता है ना, और समेटिव असेसमेंट साल के अंत में किया जा रहा है। तो ऑफ लर्निंग, ऑफ मतलब खत्म हो रहा है, बंद हो गया, तब असेसमेंट किया जा रहा है। फॉर लर्निंग साथ के साथ किया जा रहा है। और एज लर्निंग क्या है, सीखने के रूप में आकलन, इसमें सेल्फ असेसमेंट होता है, मतलब खुद का आकलन किया जाता है, कोई बच्चा खुद से ही क्वेश्चन करे और खुद से ही सॉल्यूशन निकाले। तो ये आपके 3 प्रकार के असेसमेंट होते हैं इस तरह से, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग। ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट पर डिपेंड होता है, टीचिंग लर्निंग सीखने के बाद पूछा जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है, और एज लर्निंग साथ के साथ, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग
सबमेटिव असेसमेंट पे डिपेंड है, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट पे डिपेंड है, और असेसमेंट एज लर्निंग जो खुद का आकलन किया जाता है सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। एवोल्यूशन मूल्यांकन क्या होता है? किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। देखो एवोल्यूशन मूल्यांकन, अब मूल्यांकन को समझिए क्या होता है। किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय लेना, मतलब सारी चीजों को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है, किसी विषय पर, वस्तु पर, व्यक्ति के आदि गुण दोष, सारी चीजों को देखने के बाद अंत में कोई निर्णय लिया जाता है तो उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, और ये मात्रात्मक भी होता है और ये आपका गुणात्मक भी, दोनों प्रकार का होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, याद रखना मूल्यांकन। अब दूसरा पॉइंट जो होता है मूल्यांकन में, वो होता है सतत मूल्यांकन। क्या होता है? सतत या फिर व्यापक मूल्यांकन जिसको कहते हैं सीसीई। सीसीई की फुल फॉर्म याद रखना, कॉन्टिन्यूअस कंपैरिजन एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सतत मूल्यांकन होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हैं, है ना, जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए संपूर्ण अवधि पर जोर देती है। ठीक है, तो सतत मूल्यांकन जो सीसी कंटिन्यूअस कंपैरिजन एवोल्यूशन जो आपका होगा उस पर आपका क्या होगा, डिपेंड होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हुई है इसमें 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल होंगे, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, सतत और मूल्यांकन हो जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो एवोल्यूशन क्या होता है और सतत और व्यापक मूल्यांकन ये क्या होता है, सीसीई क्या होता है, इसमें ये सारी चीजें हमने की हैं। तो मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं होती हैं कि मूल्यांकन की क्यों होता है, क्या विशेषता है, तो इंपॉर्टेंट है। एक होता है वैधता, एक होता है विश्वसनीयता, एक होता है व्यावहारिकता, एक होता है वस्तुनिष्ठता, एक होता है व्यापकता। तो इन पॉइंट्स को जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन की विशेषता एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, और पूछी जाती हैं। वैधता क्या होता है, वैलिडिटी जिसको कहते हैं। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में जानना चाहता है। ठीक है, जैसे कि अब हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो हमें जानना है, हमें इस चीज का पता करना है कि ये जो एग्जाम में जो ये स्टूडेंट कैंडिडेट है जो एग्जाम देने वाला है, इसमें ये योग्यता है, टीचर बनने की योग्यता है या नहीं है, तो वो टीचिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। ऐसा ना हो टीचिंग को छोड़ के कुछ और ही एग्जाम में पूछ ले। तो जिस चीज के बारे में वो जानना चाह रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन की वैधता कहते हैं। जो चीज पूछना चाह रहा है वही पूछे, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी ना पूछे, है ना, तो उसको वैधता कहते हैं। विश्वसनीयता, विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होना चाहिए। ऐसे मापन को, जैसे किसी ने क्या अगर हम किसी ने किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन का जवाब दिया है, ठीक है, तो वही आपका आंसर होना चाहिए, वही टीचर के द्वारा आंसर होना चाहिए। अगर दोबारा से लिया जा रहा है तो फिर भी उसके वही आंसर होना चाहिए। जैसे 10 नंबर आए हैं और उसने मेहनत से किसी बच्चे ने दिया, अगर दोबारा से उसका टेस्ट लिया जा रहा है तो फिर से वो 10 ही नंबर लेके आएगा, क्योंकि उसे वो चीजें पता है, उसने पढ़ी हुई है, समझी हुई है। तो उस प्रकार के मूल्यांकन को हम क्या कहेंगे, विश्वसनीयता कहेंगे। ठीक है, एक ही जैसी परिस्थिति में किसी भी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होना चाहिए, उसी मापन को विश्वसनीयता कहते हैं। व्यवहारिकता क्या होती है, ठीक है, व्यवहारिकता जो होती है मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविकता, व्यावहारिक और कुशल होनी चाहिए। आई होप की पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, लागत, उसमें जो लागत लग रही है, जो समय लग रहा है, जो प्रयोग हो रहा है, सारी वास्तविकता जो भी दृष्टि है उसमें कुशल होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आपके जो है उसमें आनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो, ठीक है, परीक्षक का प्रभाव नहीं पड़ता हो, एक ही उत्तर हो, किसी भी प्रकार से वो उत्तर चेंज नहीं होगा, तो उसमें वस्तुनिष्ठता होती है। व्यापकता क्या होती है, इसमें सारे गुणों का मापन होता है, जो ऊपर सारे गुण किए थे तो इसमें व्यापकता भी होती है। तो ये वैधता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, ये मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं। किसी भी मूल्यांकन को अगर आप कर रहे हो तो ये सारी विशेषता उस मूल्यांकन में होनी चाहिए, और इन सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी चीज का मूल्यांकन करना चाहिए, किसी का भी मूल्यांकन करना चाहिए। तब हमें ये सारी चीजें पता होंगी, अच्छे से इन पे हम क्या करेंगे, इन चीजों को समझेंगे, तभी हम किसी बच्चे का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट रहेगा स्कूल बेस्ड असेसमेंट, एसएससी। ये क्या होता है, यह वह आकलन है जो स्कूल में टीचर्स और अपने स्टूडेंट का करते हैं। ठीक है, यह वह मूल्यांकन होता है जिसमें स्कूल में टीचर अपने स्टूडेंट का करते हैं, और यह मूल्यांकन हमेशा विद्यालय स्तर पर ही किया जाता है। तो ये अगर पूछा जाए तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट बता देना, एसएससी, ये वह मूल्यांकन है जो टीचर करते हैं अपने स्टूडेंट पर, यह हमेशा स्कूल या फिर विद्यालय में ही किया जाता है। कि आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अगला जो टॉपिक रहेगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को समझ लीजिए, क्या होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह, कलेक्शन होता है। प्रोफाइल रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें बच्चों के द्वारा जो टेस्ट दिए जाते हैं उसका जो डाटा होता है, वो कहाँ का रहने वाला है, मोबाइल नंबर, सारी चीजें हम रखते हैं। ठीक है, तो
ये सारी चीज़ें, तो वो एक पोर्टफोलियो ही होता है जिसमें हम बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, कि इसने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिए थे और इसमें एफए में इतने थे, एसए में इतने थे, पूरे साल का रिकॉर्ड, ये कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा। तो वो एक प्रकार से एक जो फाइल होती है, कलेक्शन जो होता है, उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। आई होप की पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें बच्चों की उपलब्धि, हाँ, उपलब्धि, प्रगति और कमियों को भी ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल रखा जाता है। सारा रिजल्ट रहेगा तो हमें पता रहेगा कि यहाँ इस बच्चे ने इतना मार्क्स स्कोर किया और यहाँ कम हो गया, यहाँ ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, इस तरह से हुआ, तो सारी चीज़ें हमें पता रहती हैं। तो ये आपका क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक और सहशैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी आदि। तो ये सारी जानकारियां भी हम रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों की पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। तो जब हमारे पास सारा रिकॉर्ड रहता है तो हम इजिली उनका मूल्यांकन कर लेते हैं। हमें पता होता है कि बच्चा कितना पढ़ता है, किस तरह से इसको मुश्किलें होती हैं और ये किस सब्जेक्ट में वीक है और किस सब्जेक्ट में अच्छा है। तो वहां पे हमें उस प्रोफाइल से, उसी जिस प्रोफाइल को हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं, उसमें हमें सारा रिकॉर्ड पता होता है हर एक बच्चे का। तो ये जरूरी होती है बनानी। ठीक है, और आप अगर प्राइवेट जॉब करोगे तो आपको पता होगा ऑलरेडी इन चीजों का। तो ये पोर्टफोलियो के रूप में आपका आएगा। बच्चों की जो प्रगति है, सारी चीजों का रिकॉर्ड, ये सारी चीजें रखते हैं, तो पोर्टफोलियो के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक होता है रिकॉर्ड दो तरह के होते हैं, एनेक्डोटल और एक होता है कम्यूटेटिव रिकॉर्ड। एनेक्डोटल में इसमें बच्चों के सभी तरह के रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कि बिहेवियर, स्किल्स, एटीट्यूड, ईटीसी। ठीक है, तो एनेक्डोटल में सभी तरह का रिकॉर्ड हो जाएगा, बिहेव का भी पता चलता है, स्किल्स का भी, एटीट्यूड का। तो ये जो हमने अभी किया था ना पोर्टफोलियो, इसी से रिलेटेड रहता है। रिकॉर्ड दो तरीका का होगा, एक एनेक्डोटल जिसमें आपका सारी चीजें आएंगी, एनेक्डोटल सारी चीजें, बिहेव का भी पता है, स्किल्स का भी पता है, एटीट्यूड का पता है। ठीक है, हम कॉलिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे पेरेंट्स से भी पूछते हैं, तो सारा रिकॉर्ड वहां पे रखते हैं। और एक होता है कम्यूटेटिव रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहा है, कितने मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं, क्या है, सारी चीजें हमें पता होती हैं, अटेंडेंस वगैरह, अचीवमेंट्स क्या होती हैं। तो ये आपका कम्यूटेटिव रिकॉर्ड होते हैं। तो दो प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं। आई होप की पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इन रिकॉर्ड से आप कभी इनको नहीं भूलोगे। तो ये आपके ऑल रिकॉर्ड, बिहेव वगैरह सारी स्किल्स और इसमें क्लास से रिलेटेड रिकॉर्ड हो जाएंगे। सीखने के प्रतिफल, ठीक है, लर्निंग आउटकम्स, बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छे से सीखेंगे। सीखने के प्रतिफल क्या होते हैं, यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम यह देखते हैं कि जो बच्चों को पढ़ाया गया है तो उसने उसको कितना सीखा है। एक अध्यापक द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी गई है या नहीं दी गई है, तो वही सीखने के प्रतिफल होते हैं ना। आई होप की पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो कुछ नहीं है इसमें, सीखने के प्रतिफल ये देखा जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, उसको क्या सिखाया है, जो शिक्षा अध्यापक के द्वारा दी जा रही है उसने कितनी उसको ग्रहण किया है। ठीक है, और क्या कमी रही है। और सीखने के प्रतिफल छात्र केंद्रित होते हैं, छात्रों पर डिपेंड होते हैं, छात्र केंद्रित होते हैं। यह गुणवत्ता और गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के होते हैं आपके सीखने के प्रतिफल। अगला पॉइंट रहेगा, बच्चा सीखे हुए ज्ञान का उपयोग भी कर पाए, सीखने के प्रतिफल में ही आता है। जो ज्ञान उसने लिया है उसका उपयोग भी कर पाए, जैसे मैथ की कुछ चीजें सीखी हैं तो अपनी लाइफ में, रियल जो लाइफ है उसमें उन चीजों का यूज भी कर पाए, तो वो सीखने के प्रतिफल में ही आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज सीखी है तो कहाँ किस तरह से परसेंटेज का यूज करना है, लॉस प्रॉफिट सीखा है तो उसका किस तरह से अपना निकालना है, तो ये सारी चीजें रियल लाइफ में वो किस तरह से यूज कर रहा है। तो सीखने के प्रतिफल उसके जो आपका बच्चे के जो ज्ञान है उसका उपयोग वो जीवन में किस प्रकार कर रहे हैं, तो ये भी हमारे सीखने के प्रतिफल में ही आएगा कि उनका उपयोग वो कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे बच्चों को पृथ्वी के पर्यायवाची लिखने को कहा जाता है तो वह लिखता है। ठीक है, पृथ्वी, भूमि, धरा, इस तरह से बच्चों को इस तरह पर लेख लिखने को कहा जाता है और बच्चा उस लेख में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है तो वह कहलाता है सीखने का प्रतिफल। तो ये होता है हमारा सीखने का प्रतिफल कि बच्चे ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, टीचर के द्वारा क्या सीखा गया, उसने कितना सीखा है, क्या उसको प्रॉब्लम वहां पे फेस करनी पड़ी है। तो ये सीखने के प्रतिफल हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका पॉइंट एक, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी के सहयोग से कक्षावार विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल को परिभाषित किया गया है। कैसे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS का आधार सीखने का ही प्रतिफल है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, NSA के आधार पर सीखने का प्रतिफल है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। उसके बाद है आपका, इसी आधार पर राज्य की विद्यालय शिक्षा का शैक्षिक मापन भी किया जाता है। ठीक है, तो इसी आधार पर क्या किया जाता है, विद्यालय का शैक्षिक मापन किया जाता है, बच्चों ने कक्षा में क्या सीखा। ठीक है, और इन्हीं मापदंडों को सीखने के प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसका उपयोग आप भावी जीवन में, ठीक है, भावी होता है, भावी जीवन, भावी नहीं, भावी जीवन। ठीक है, तो भावी जीवन में कर सके वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहलाती है। तो गुणवत्ता शिक्षा वही जो हम अपने जीवन में जिसका यूज कर पाए, तो गुणवत्ता शिक्षा वही कहलाएगी। तो अपने भावी जीवन में, अपने जीवन जो लाइफ हमारी रियल लाइफ है उसमें हम उस चीज का यूज कर पा रहे हैं, उस शिक्षा का यूज कर पा रहे हैं, उस नॉलेज का यूज कर पा रहे हैं, तो वही हमारी
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाएगी। सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता क्यों होती है? देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सीखने के प्रतिफल आवश्यक है। आयु के आधार पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है। तो यहाँ पे सीखने, अधिगम, अर्जन, इन सारी चीजों से रिलेटेड ये टॉपिक निकल के आ रहे हैं, जो कि आपकी पेडागोजी में ही इंक्लूड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिक टू एडवांस मतलब सारा जो आपका निचोड़ रहेगा पेडागोजी का, हिंदी पेडागोजी का, ठीक है, जो भाषा पेडागोजी होती है, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करा रही हूँ कि ऊपर ऊपर से जो चीजें हैं वो करा दी, बिल्कुल डीपली करा रही हूँ। कुछ भी आपका एग्जामिनर पूछ ले उस टॉपिक से, जो टॉपिक आपका मेंशन किया गया है इस बार 2023 के सिलेबस में, तो उस टॉपिक से कितने भी डीपली चीजों को पूछ लेना, तो आप इजिली कर पालोगे कि हाँ, ये चीज हमने पढ़ी थी और इसका आंसर ये हो सकता है। अगला पॉइंट रहेगा, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं, इसके लिए भी इसकी आवश्यकता है, और राज्य की राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्थान पर ले जाने के लिए ये आवश्यक होता है। तो ये आवश्यकता, ये क्यों आवश्यक होती है? तो ये सारी चीजें इसलिए हैं कि राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्थान पर ले जाने के लिए आवश्यक है। सीखने के प्रतिफल इसलिए आवश्यक होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं, आयु के आधार पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो सीखना, इसलिए सीखने के जो प्रतिफल है इसलिए हमारे लिए आवश्यक रहेंगे। उसके बाद सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य, अभी हमने क्या देखे थे? आवश्यकता देखी थी। सीखने के जो प्रतिफल थे उनकी आवश्यकता देखी थी। अब उद्देश्य थोड़ा समझेंगे। तो उद्देश्य क्या होते हैं? सीखने के उद्देश्य क्या होते हैं? अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, ये आप याद रखना। बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति के सुधार को जांचने, यहाँ पे जांचना आएगा, जांचने के लिए विषय की प्रकृति, विशेषताओं, शिक्षण विधियां एवं सीखने के प्रतिफल को सम्मिलित रूप से समझना। ठीक है, तो यहाँ पे किस लिए प्रतिफल के उद्देश्य है कि बालकों के सीखने की जो निरंतर प्रगति है उसके स्तर को जांचना है। ठीक है, प्रगति, विशेषताएं, शिक्षण विधियां और सीखने के प्रतिफल को उसमें क्या करना है? समन्वित रूप से समझना है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को करने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। देखो, कोई हमें चीज मिलेगी तो उस पर हम फिर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, फिर उस चीज को हम सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद शिक्षक को सब्जेक्ट नॉलेज तक सीमित न रख के विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? एक जो शिक्षक होता है, जो सब्जेक्ट शिक्षक होता है, तो अपने सब्जेक्ट को ही ना लेके बैठे, उसको क्या करना चाहिए? बच्चे का सर्वांगीण विकास में उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो हर एक चीज की उसको नॉलेज देनी चाहिए, है ना। विद्यार्थियों के सिखाने के संदर्भ में अभिभावकों को जागरूक बनाने के लिए बच्चों की उपलब्धि, आरंभ, प्रगति को शिक्षक द्वारा अभिभावकों के साथ साझा करना। ठीक है, तो जो भी बच्चे प्रगति कर रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, तो उनको उनके पेरेंट्स के साथ भी क्या करना चाहिए? आपको साझा करना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए, सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए, उनके पेरेंट्स को। तो ये एक अध्यापक की क्या होती है? भूमिका होती है, एक अध्यापक का रोल होता है। तो सीखने के प्रतिफल यही होते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्यों सीखा है, कितनी उसको कठिनाइयां हुई है, कहाँ पर उसको मुश्किलें हुई हैं, और जो अध्यापक के द्वारा सिखाया गया है वो उसके लिए कितना यूजफुल है। तो ये सारी चीजें होती हैं। हमने उसकी आवश्यकता पढ़ी कि इसकी आवश्यकता क्यों थी सीखने के प्रतिफल की, और इसके उद्देश्य पढ़े कि क्या उद्देश्य थे। एक और पॉइंट है, इसी से रिलेटेड रहेगा ये भी। अगला पॉइंट है आपका स्पाइरल रूप में सीखना या जोड़ना। स्पाइरल रूप में सीखने से आशय है कि अधिगम प्रक्रिया से मूल्यांकन तक पहुंचा जाए। ठीक है, और कमजोर भाग का पता लगाया जाए। तो इससे यही है कि मूल्यांकन तक पहुंचना है, अधिगम प्रक्रिया से लेकर मूल्यांकन तक पहुंचना और कमजोर भाग का पता लगाना है। और शिक्षक द्वारा दी जाए इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक कि सीखने का कुछ प्रतिफल ना मिल जाए। तो ये आपकी स्पाइरल प्रक्रिया होती है। ठीक है, सीखना और जोड़ना होता है, ये जब तक की जाएगी, ये इसलिए की जा रही है जिससे बच्चे के कमजोर भाग का पता लगाए शिक्षक के द्वारा, और तब तक की जाएगी जब तक कि आपको कुछ ना कुछ सीखने का प्रतिफल प्राप्त ना हो जाए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, तो याद रखना। अगला है आपका क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है। ठीक है, जो स्टूडेंट, टीचर, शिक्षण व विद्यालय आदि को आने वाली तात्कालिक समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च कहलाता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगला है आपका टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। ये क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको एक्शन रिसर्च इंग्लिश में कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है। ठीक है, समस्या के समाधान की क्या है? प्रक्रिया है। स्टूडेंट, टीचर, शिक्षण व विद्यालय आदि को आने वाली तात्कालिक जो समस्या है उसका वैज्ञानिक तरीके से समाधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। देखो, कोई भी तात्कालिक समस्या अगर आ रही है, उसको वैज्ञानिक तरीके से समाधान किया जा रहा है, तो उसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो समस्या समाधान की एक प्रक्रिया होती है। स्टूडेंट, टीचर जो भी होते हैं ना, उसकी तात्कालिक जो समस्या होगी उसको वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से उसको सॉल्व किया जा रहा है, तो एक्शन रिसर्च के रूप में वो काम होती है। उसके बाद होता है अगला पॉइंट होगा आपका मुख्य बिंदु। इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, क्रियात्मक अनुसंधान पर ही बेस रहेंगे ये भी। पहला पॉइंट रहेगा आपका शिक्षा के क्षेत्र
शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सन 1953 में स्टीफन एम कोरे ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टीफन एम कोरे ने किया था। ठीक है, तो आपसे क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का पूछ ले तो क्या रहेगा, सन 1993 में स्टीफन एम कोरे के द्वारा किया गया था क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग। ठीक है, अगला पॉइंट रहेगा, स्टीफन एम कोरे ने एक पुस्तक भी लिखी थी, पुस्तक इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसका नाम था एक्शन रिसर्च। पुस्तक का नाम था एक्शन रिसर्च। इस पुस्तक में स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान का संपूर्ण वर्णन किया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टीफन एम कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान का जनक माना जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट रहेगा, तात्कालिक शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली ही क्रियात्मक अनुसंधान है। उसके बाद आपका क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या किसी और की ओर होती है, जबकि समाधान कोई और करता है। ठीक है, तो ये आपके क्या किससे रिलेटेड है, एक्शन रिसर्च से। क्रियात्मक जो अनुसंधान है ना, उसके जो पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, और ये उनसे रिलेटेड है। अगला पॉइंट रहेगा, क्रियात्मक अनुसंधान समस्या किसी और की होती है और समाधान कोई और करता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है उसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की हमें क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। अगला रहेगा उदाहरण इसका, जैसे बालक को समस्या आ रही है तो बालक स्वयं अपनी समस्या का समाधान नहीं करेगा, बल्कि अध्यापक या विद्यालय प्रबंधक बालक की समस्या का समाधान करेंगे। तो ये पॉइंट जो ऊपर हमने किया था ना कि समस्या किसी और की होती है, सॉल्यूशन कोई और करता है, तो ये उदाहरण उस पर बेस रहेगा। जैसे बच्चे को समस्या आई तो उसका जो सॉल्यूशन है तो अध्यापक करेगा, या फिर कौन करेगा, विद्यालय के प्रबंधक करेंगे। ठीक है, या पेरेंट्स करेंगे। तो इस तरह से अगला है आपका, इसके अंतर्गत अनुसंधान करता नहीं होता, ये उसी में होगा, समाधान करेंगे, हाँ इसी में है ये। ठीक है, और इसके अंतर्गत अनुसंधान करता, शिक्षण निरीक्षक, प्रबंधक, ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये करते हैं इन सारी चीजों का जो है अनुसंधान। और इसके अंतर्गत अनुसंधान करता नहीं होता, अनुसंधान करता नहीं होता, और क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध समस्या समाधान से है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध विद्यालय से होता है, और इसे अनुसंधान का एक संकुचित छोटा रूप भी माना जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। स्टीफन एम कोरे, मुनरो के अनुसार, मोली के अनुसार और गुड के अनुसार। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताने वाली हूं मैं। ठीक है, तीन महत्वपूर्ण में परिभाषाएं बताने वाली हूँ, स्टीफन एम कोरे के अनुसार, मुनरो के अनुसार, मोली के अनुसार और गुड के अनुसार। ठीक है, तो गुड यही नाम है, गुड के अनुसार। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में इनके जो विचार रहे हैं, स्टीफन एम कोरे, मुनरो, मोली और गुड। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका स्टीफन एम कोरे। तो स्टीफन एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह तरीका होता है जिसके द्वारा शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान किया जाता है। तो ऊपर भी कर लिया था ये वाला पॉइंट, तो है ना, जो आपके क्या होते हैं, शैक्षिक समस्याएं होती हैं, उनको वैज्ञानिक तरीके से समाधान किया जा रहा है। तो ये जो लाइन थी ना, ये स्टीफन एम कोरे की थी, तो इनके अनुसार ये मत जो आपका रहेगा क्रियात्मक अनुसंधान पे इस प्रकार था। ठीक है, तो इनका कहना ये था कि क्रियात्मक जो अनुसंधान है वो ये तरीका है कि किसी भी समस्या का जो हल रहेगा वो वैज्ञानिक तरीके के द्वारा किया जाए। मुनरो के अनुसार क्या था, मुनरो के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान समस्या समाधान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राप्त निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपके क्या होते हैं, प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं वो तथ्यों पर आधारित होते हैं। मौलिक के अनुसार भी समझ लो, मौलिक के अनुसार तत्काल समाधान चाहने वाली शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, मौलिक के अनुसार तत्काल जो समाधान होते हैं, समाधान चाहने वाले जो शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन होता है वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। गुण के अनुसार क्या होता है, गुण के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह कार्य है जो शिक्षक, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने कार्यों की गुणवत्ता उन्नति हेतु किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका गुण के अनुसार। तो ये अपने अपने मत रहे हैं किस पर, क्रियात्मक अनुसंधान पर, इन मनोवैज्ञानिकों के। अगला है आपका क्रियात्मक अनुसंधान क्षेत्र। ठीक है, तो पहला है आपका बालक के व्यवहार से संबंधित है, दूसरा शिक्षक से संबंधित है और तीसरा मूल्यांकन से संबंधित है। तो समझ लिए क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र। देखो, पहले जो बालक के व्यवहार से संबंधित है, इसके अंतर्गत चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, लगातार अनुपस्थित रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो किया जाता है वो बालकों के व्यवहार से रिलेटेड है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना बच्चों में, तो इस चीज का अध्ययन करने के लिए ये क्रियात्मक अनुसंधान का ये किया जाता है। शिक्षक से कैसे थे, पढ़ने में अरुचि होना, अशुद्ध उच्चारण का होना, पढ़ने में देखने की समस्या का होना, गृह कार्य न करना। तो शिक्षक से संबंधित ये हो जाएगा, इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान है। उसके बाद मूल्यांकन से संबंधित दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, व्यापक मूल्यांकन न होना, विश्वसनीयता नहीं होना, वैधता का अभाव, मानसिक सुधार के अनुरूप मूल्यांकन। तो ये इस तरह से इन तीनों पर ये डिपेंड होता है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो ये क्रियात्मक अनुसंधान समझ में आ गया। कोई भी वैज्ञानिक सॉल्यूशन जो किया जाता है इन सारी समस्याओं पर, तो बालकों पर भी, शिक्षक पर भी और उसके मूल्यांकन पर भी, तो तीनों पर क्रियात्मक अनुसंधान होगा। ठीक है, वैज्ञानिक रिसर्च होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्रियात्मक अनुसंधान के पद व सोपान व स्टेप जो भी रहेंगे वो हम सीखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान के पदों का वर्गीकरण लेस्टर एडरसन के द्वारा किया गया था। नाम याद रखना, लेस्टर एडरसन के द्वारा। ठीक है, लेस्टर एडरसन के द्वारा किया गया था क्रियात्मक अनुसंधान के पदों का क्या वर्गीकरण। अगला है आपका, इसी में है ये आपका लेस्टर एडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान को 7 पदों में वर्गीकृत किया। समस्या का ज्ञान, प्रस्तावों पर विचारों का विमर्श, कार्य योजना का निर्माण, तथ्यों का संग्रहण,
कार्यक्रम का क्रियान्वयन और निष्कर्ष प्राप्ति और दूसरों के परिणाम से तुलना करना या निष्कर्ष देखना। तो ये 7 तथ्य हैं। सातों तत्वों के बस नाम याद रखने हैं। ये किसके द्वारा है? लेस्टर एंडरसन के द्वारा है। समस्या का ज्ञान, ठीक है, समस्या का ज्ञान होना चाहिए कि समस्या क्यों हुई, कैसे हुई, प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना होना चाहिए, कार्य योजना का निर्माण पता होना चाहिए, तत्वों का संग्रहण, ठीक है, कार्यक्रम का क्रियान्वयन, निष्कर्ष प्राप्ति, दूसरों के परिणाम से तुलना करना। तो ये हमारे क्रियात्मक अनुसंधान के पद हो जाएंगे, सोपान हो जाएंगे, स्टेप्स हो जाएंगे। और क्रियात्मक अनुसंधान के तो जो पद हैं वो लेस्टर एंडरसन के द्वारा दिए गए थे। उन्होंने 7 पदों में इनको वर्गीकृत किया था। वो 7 पद यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ अब हम करने वाले हैं इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बोल लेना इसको, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक को इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग, ऐसे याद रखना। उपचारात्मक रिमेडियल टीचिंग, दोनों में इक्वल इंपोर्टेंस रहेगा। बिल्कुल सेम है इंग्लिश और आपकी हिंदी पेडागोजी, बिल्कुल सेम टॉपिक है, कुछ भी अलग से नहीं है। जो इंग्लिश में करना हो हिंदी में करना हो, बस ये है कि इंग्लिश को इंग्लिश में समझते हुए चलना है, इंग्लिश में बड़ों को समझना है, और हिंदी में हिंदी को समझना है, क्योंकि हिंदी ना इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते और उसको हम नहीं कर सकते, इंग्लिश को इंग्लिश में हिंदी में नहीं लिख सकते, है ना। पेपर में हिंदी में ही समझ के उसका हिंदी में आंसर देना होगा और उसका इंग्लिश में ही चीज़ों को समझ के इंग्लिश में ही आंसर हमें क्या करना होगा, देना होगा, ठीक है। तो ये अपनी जो हमारी लैंग्वेज होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों की का हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। देखो, तो सबसे पहले समझेंगे निदानात्मक शिक्षण और उसके बाद पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण। तो निदान होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग। निदान का अर्थ होता है कारण, जानना, यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बच्चों की असफलता, कमियां, कठिनाइयों का पता लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम निदान करते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसमें हम पता करते हैं, क्या पता करते हैं कि बच्चे को क्या कमियां हैं, बच्चे में क्या कमियां हैं, कठिनाइयां किस प्रकार आ रही हैं, असफलता के कारण क्या है, तो कितनी असफलता है, तो हम इसमें निदान करेंगे, डायग्नोस करेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर सबसे पहले पता करता है कि इस बच्चे को क्या बीमार, मतलब इस पेशेंट को क्या बीमारी है, तो पता करने के बाद फिर क्या करता है, उपचार करता है। तो फिर आएगी रिमीडियल टीचिंग। तो हमने पता कर लिया बच्चे को क्या कमियां हैं, ठीक है, उसमें क्या कठिनाइयां उसको फेस करनी पड़ रही, क्यों नहीं पड़ रहा है वो, और उसके बाद हम उस चीज पे काम करेंगे, हम कोशिश करेंगे जिससे वो पढ़ने लगे, चीजों को समझने लगे। तो फिर क्या कर रहे हैं, हम उपचार कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं रिमीडियल टीचिंग। बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना और फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। निदान का अर्थ होता है कारण का पता लगाना, उपचार का मतलब होता है पता लगाने के बाद उस चीज का क्या करना, उस चीज का हमें उसका सॉल्यूशन करना। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। देखो, शिक्षक प्रणाली को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन संसाधनों या फिर माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे आएगा माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। इससे प्रभावशाली, रुचिकर एवं स्थायी अधिगम होता है, ठीक है। तो देखो, जो टीचिंग मटेरियल का यूज हो रहा है, तो ये क्यों यूज हो रहा है, जिससे जो हमारा शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको सरल बना सके, रोचक बना सके, आकर्षक बना सके, ठीक है। और इस चीज को करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इंग्लिश में भी बता रही हूँ, हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद है आपका, इसे कठिन एवं भूतकाल की कठिनाइयों को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें क्या होती है, समय की भी बचत होती है, ठीक है। तो इसमें जो कठिन समय होता है, भूतकाल की जो घटना है, इसको आसानी से स्पष्ट किया जाता है। इनसे समय की भी हमें क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। तो इन सारी चीजों का इसलिए यूज हो रहा है। अगला है आपका जो पॉइंट रहेगा, अगला जो पॉइंट रहेगा, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण प्रणाली को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन संसाधनों या फिर माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रभावशाली और रुचिकर एवं स्थायी अधिगम होता है। जो ये हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं ना, तो इनसे हमें प्रभावशाली, रुचिकर और स्थायी अधिगम प्राप्त होता है, ठीक है। तो रोचक, सरल बनाने के लिए ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज किया जाता है, जिससे जो हमारा अधिगम हो रहा है वो रुचिकर हो जाए, स्थायी हो जाए, और इसे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इनसे हम समय की बचत भी कर सकते हैं। तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है उनसे हम समय की बचत तो होगी, है ना, तो इससे हम समय की बचत भी कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, तो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार होते हैं, इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सामग्री होती है। एक होती है ऑडियो लर्निंग मटेरियल, एक होता है विजुअल लर्निंग मटेरियल, एक होता है ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल। सबसे पहले सर्वे सहायक सामग्री क्या होती है, दूसरी होती है दृश्य सर्वे सामग्री, और तीसरी होती है सर्वे दृश्य सामग्री। तो सर्वे दृश्य सामग्री, ऑडियो लर्निंग मटेरियल, जैसे देखो इस प्रकार की जो सामग्री होती है वो बच्चे इसमें सुनकर, है ना, सुनकर ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे कि रेडियो से, टेप से, रिकॉर्डर से, ग्रोमोफोन से, चलचित्र से आदि से। तो जिनमें हम सुनकर क्या कर रहे हैं, सुनकर हम किसी चीज को अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं ना, कुछ भी चीज सीख रहे हैं सुनकर। तो उसमें जो मटेरियल आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। तो इनमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को सुनकर ही चीज़ों को हम सीखते हैं। दृश्य जिसमें हम देखकर यूज कर रहे हैं, जैसे कि श्यामपट्ट,
फिल्म स्ट्रिप हो गया, फ्लैनेले बोर्ड हो गया, है ना, पत्र पत्रिकाएं, ग्लोब हो गई। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, देखकर चीज़ों को सीखते हैं। एक होता है सर्व दृश्य दोनों, जैसे कि टीवी है, टीवी में हम सुनते भी हैं देखते भी, कंप्यूटर हो गया, नाटक हो गया, देखते भी हैं सुनते भी, कठपुतली हो गया, चलचित्र हो गए। तो एक तो सुनकर ही जिससे ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, दृश्य एक देखकर, और एक में श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के। तो ये हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं। एक श्रव्य सामग्री किसको कहते हैं, श्रव्य सुनकर जिससे ग्रहण की जा रही चीजें, एक दृश्य सामग्री बोलते हैं, एक श्रव्य दृश्य सामग्री, दोनों तरह की होता है। तो ये तीन होते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। एक होते हैं तकनीकी के आधार पर, तकनीकी के आधार पर कठोर उपागम होते हैं और मृदु उपागम होते हैं। कठोर उपागम क्या होते हैं और मृदु उपागम क्या होते हैं, ठीक है। एक कठोर मतलब हार्डवेयर अप्रोच होती है, जो मृदु होती है उसको सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं ना, इनका तुम्हें पता भी होगा। तकनीकी के आधार पर होते हैं कठोर उपागम हार्डवेयर और मृदु उपागम सॉफ्टवेयर अप्रोच, ठीक है। तो पहला किया था हमने क्या, इंद्रियों के आधार पर तीन प्रकार की सामग्री होती हैं, श्रव्य सामग्री कली, दृश्य कली और श्रव्य दृश्य दोनों कली। दूसरी होती है तकनीक के आधार पर, ठीक है, इंद्रियों के आधार पर हो गई। दूसरी होती है तकनीक के आधार पर, कठोर उपागम हार्डवेयर अप्रोच और मृदु उपागम सॉफ्टवेयर। तीसरी होती है परिक्षेपण के आधार पर। तो इसमें भी दो आती हैं परिक्षेपण के आधार पर। पहली में याद रखना 3 आई थी, दूसरी में 2 आई थी। परिप्रेक्षण के आधार पर भी 2 हैं, परिप्रेक्षण के आधार पे 2 हैं, ठीक है। तो प्रक्षेपी सामग्री होती है, एक अप्रक्षेपी सामग्री होती है। प्रक्षेपी में क्या होता है, प्रोजेक्टिव मटेरियल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत होती है, ठीक है। प्रोजेक्टिव मटेरियल्स के लिए जिन चीजों की मशीनों की जरूरत होती है वे होते हैं हमारे प्रक्षेपी सामग्री। जैसे स्लाइड होगी, फिल्म स्ट्रिप हो गई, प्रोजेक्टर हो गया, हेड प्रोजेक्टर, तो इन सारी चीजों के लिए हमें जरूरत पड़ती है ना मशीनों की, तो ये प्रक्षेपी सामग्री होती है। तो यहाँ पे मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, है ना। एक होता है अप्रक्षेपी सामग्री, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल, जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत ना पड़े वो अप्रक्षेपी सामग्री होती है ना। सैंपल चार्ट हो गया, पाठ्य पुस्तक, इस तरह से। तो ये हो जाएंगे आपके क्या, टीचिंग मटेरियल, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार में से शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार है ये। पहला प्रकार होता है इंद्रियों के आधार पर, जिसमें 3 आते हैं, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री। दूसरी होती है तकनीक के आधार पर, कठोर उपागम जो हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं, मृदु उपागम जो सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं। तीसरी होती है परिक्षेपण के आधार पर, प्रक्षेपी जिसमें मशीनों की जरूरत पड़ती है, मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और एनसीईआरटी के अनुसार कुछ चीजें हैं, इनको पढ़ लीजिए। जैसे ग्राफिक चित्र जो होते हैं, कॉमिक्स कार्टून हो गए, है ना। डिस्प्ले सामग्री, ब्लैक बोर्ड आता है, बुलेटिन बोर्ड आता है, फ्लैनेले बोर्ड आता है डिस्प्ले में। श्रव्य सामग्री में रेडियो टेप रिकॉर्डर और लिंगवा फोन आता है। त्रिआयामी में मॉडल आता है। प्रक्षेपी में स्लाइड फिल्म स्ट्रिप आता है। प्रक्रिया सामग्री में अभिनय चित्र भ्रमण आता है। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना कि ग्राफिक चित्र में क्या आते हैं, डिस्प्ले में सामग्री में क्या आते हैं, दृश्य त्रिआयामी में क्या आते हैं, प्रक्षेपी में क्या आते हैं, प्रक्रिया सामग्री में क्या क्या आते हैं। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन पॉइंट को भी पढ़ लेना। एक होता है शिक्षण की विधियां, ठीक है, शिक्षण की विधियां, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, शिक्षण की विधियां, है ना। क्योंकि पेडागोजी का अर्थ तो यही है ना कि शिक्षण की विधियां क्या होती है, किस तरह से सिखाना है, किस तरह से क्या करना है। तो पहली जो विधि होती है वो होती है आगमन विधि, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी, एक ही बार में याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि क्या होती है, आगमन विधि के जो जनक है उसको याद रखना, इसके प्रतिपादक होंगे अरस्तु। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो सीधा उपयोग हो रहा है, अनुभवों पर आधारित है, उदाहरणों पर हो रहा है, प्रयोगों पर हो रहा है, ठीक है। करके अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है, छात्रों पर केंद्रित है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस विधि में ये पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। इंडक्टिव मेथड कर रहे हैं, जिसका प्रतिपादक अरस्तु है। इसमें अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि है, छात्र केंद्रित विधि है, इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है आगमन विधि के अंतर्गत। इसमें इस विधि में तर्क करते हुए उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहले उदाहरण देंगे, फिर नियम समझेंगे, ठीक है। और स्थूल से सूक्ष्म हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य। तो आपसे इस तरह से ऑप्शंस में होंगी ये सारी चीजें, और आपको पता होना चाहिए किस विधि के अंतर्गत आएंगे। तो उदाहरण से नियम आता है आपके आगमन विधि में, स्थूल से सूक्ष्म भी आगमन विधि में। ये सारे आगमन विधि के उदाहरण रहेंगे, वो रहेंगे, तर्क रहेंगे। और विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बढ़ते हैं। आगमन विधि जो होती है उसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम दिए जाते हैं। पहले स्थूल चीजें होती है, फिर सूक्ष्म होती है, ठीक है। विशिष्ट होता है, फिर सामान्य होता है, फिर ज्ञात चीजें होती है, फिर अज्ञात तक पहुंचते हैं। मूर्त पता होती है, जो सामने होती है, फिर अमूर्त चीजों का पता करती है। प्रत्यक्ष होती है, प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यह हो गई हमारी आगमन विधि। इसी के अपोजिट होती है निगमन विधि, ठीक है। उसमें पहले उदाहरण दिए जा रहे थे और फिर नियम पर पहुंचा जाता है। इसमें पहले नियम दिए जाते हैं, फिर उदाहरण पर पहुंचा जाता है। और इसके प्रतिपादक भी वही हो जाएंगे, अरस्तु ने दोनों विधि दी थी। इस विधि के सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों को ज्ञान दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। उसमें पहले क्या दिया जा रहा था, उदाहरण दिया जा रहा था, फिर नियम दिया जाता है। इसमें पहले नियम, फिर उदाहरण। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित होती है। वो किसके केंद्रित थी, छात्र केंद्रित थी, है ना। पहले छात्र को देखकर वो चीजें सिखाई जाती है। इसमें शिक्षक अपनी मर्जी से करता है, तो शिक्षक केंद्रित विधि होती है। इसमें शिक्षक की ही सारे नियम सीखते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत होती है, चीज मैंने बता दिया आपको। इस विधि में भी कुछ चीजें होती है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, सुषम से स्थूल की ओर जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, उसका उल्टा हो जाएगा। उसमें ज्ञात से अज्ञात है, इसमें अज्ञात से ज्ञात है। इसमें नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, उसमें उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका उसी का उल्टा हो जाएगा आगमन विधि का। ये आपका जो रहेगा निगमन विधि, अपोजिट रहेगा आगमन विधि के, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि,
इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक हैं। ये विधि अनुभव केंद्रित होती है और ये बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके आपको प्रवर्तक याद रखने हैं। ये अनुभव केंद्रित होती है और ये सामाजिकरण पर बल देती है। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से इसमें क्या होते हैं, विद्यार्थी कार्य करते हैं, अपनी समस्या को आपने आप ही अपने मतलब अपने जो विचार होते हैं ना उनके आधार पर हल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। एक होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, तो व्याकरण नहीं सिखाई जाती, डायरेक्ट किसी भाषा को सिखाया जाता है। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आप हिंदू हैं, हिंदी बोलते हैं और आपको किसी भाषा को सीखना है, जैसे कि आपको इंग्लिश सीखना है, तो आप क्या करें, अंग्रेजों के बीच जाके रहने लगे तो आप डायरेक्ट ही उस भाषा को सीख जाएंगे। आपको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे कुछ दिनों के बाद ही। अगर आपको किसी और भाषा को बोलना, मराठी बोलना, बंगाली बोलना है, तो आप उन लोगों के बीच रहना शुरू करेंगे जो इस तरह की भाषाओं का यूज करते हैं। तो आप बिना किसी ग्रामर के आप क्या है उस भाषा को सीख जाओगे। तो ये होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, जिस चीज को आप डायरेक्ट कर रहे हो बिना किसी ग्रामर के रूल को पढ़े। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम। और इसमें क्या होता है, इस विधि में जो बालक को मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखा दी जाती है। तो मातृभाषा का इसमें कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्ट इसमें आप दूसरी भाषा को सीख जाते हो। ठीक है, जैसे मातृभाषा का रोल होता है तो पहले जैसे इंग्लिश सीखें तो उसमें ग्रामर को पढ़े, उसमें क्या है, पहले किसी ग्रामर का सेंटेंस हमने हिंदी में समझा, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट फिर उसको हिंदी में किया। तो इस तरह से हम रूल के अकॉर्डिंग हिंदी टू इंग्लिश करके हम किसी भाषा को सीख रहे हैं। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट सीखते हैं। ठीक है, बिना किसी ट्रांसलेशन के, बिना किसी ग्रामर के, तो हम डायरेक्ट किसी भाषा को सीख रहे हैं, तो उसी को कहते हैं हम डायरेक्ट विधि। एक होता है फ्रेंड्स आपका विश्लेषण विधि, एक होता है संश्लेषण विधि। दोनों के जो आपके प्रवर्तक हो जाएंगे, जनक जो हो जाएंगे, वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। दोनों के विश्लेषण और संश्लेषण दोनों इन्होंने दी थी। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन एवं समीक्षा की जाती है। कोई भी समस्या है, जैसे एस्टेट एक समस्या है आपके लिए, ठीक है, कि एस्टेट का ये सिलेबस है, तो आप क्या करोगे, एस्टेट के सिलेबस को अलग अलग भागों में बांट दोगे कि हिंदी ये हो गई, इंग्लिश ये हो गई, इसको यहाँ से करना है, इसको यहाँ से करना है, इसमें हमें ये चीजें करनी है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन करने। तो आपने क्या किया, जो पूरा सिलेबस था उसको छोटे छोटे भागों में इस तरह से डिवाइड कर लिया। तो वही होगी विश्लेषण विधि। और संश्लेषण पूरा करने के बाद, अलग अलग सब्जेक्ट को अपना करने के बाद फिर इकट्ठा रिवीजन किया, मतलब एक पेपर सॉल्यूशन किया, प्रीवियस क्वेश्चन उठाए और पूरा सॉल्व किया हर एक सब्जेक्ट का एक साथ। तो उसका संश्लेषण करके आपने उसको सॉल्व किया। तो विश्लेषण पहले आपने अलग अलग तैयारी की हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है, हर एक पार्ट की अलग अलग सेक्शन की तैयारी की और फिर इकट्ठा आपने एक प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाए संश्लेषण करके सभी सब्जेक्ट के एक साथ। तो ये हो गया आपका संश्लेषण विधि। आई होप दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। ठीक है, तो अनुकरण विधि बता दिया। अनुकरण क्या होता है, नकल करना होता है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक को अनुकरण करके लिखना, पढ़ना और नवीन रचना करना आदि सीखता है। ठीक है, तो किसी की नकल करके, बड़ों की नकल करके बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये होगी आपकी अनुकरण विधि। एक होती है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है, इस विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, किसी विशेष हाँ, 8 जो रहेगी आपकी व्याख्यान विधि रहेगी, लेक्चर मेथड जिसको कहते हैं। इस विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षक की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। ठीक है, और इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि होती है। व्याख्यान विधि क्या होती है, इस विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। ठीक है, कोई लेक्चर दिया जाता है किसी टॉपिक पर, ठीक है, बच्चों के बिहेवियर पर उनको बहुत सारे जो है लेक्चर दे दिया जाए, तो ये व्याख्यान विधि के अंतर्गत ही आता है। ये प्राचीन विधि थी, पहले लेक्चर दिए जाते बड़े बड़े, तो इस तरह से। तो शिक्षक भूमिका होती है, शिक्षक पर डिपेंड होती है, शिक्षक केंद्रित किसको कहेंगे। तो ये भी पूछ लिया जाता है व्याख्यान विधि किस पर आधारित है, शिक्षण केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है। तो आपको पता होना चाहिए ये शिक्षण केंद्रित है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। अगला पॉइंट रहेगा आपका मारिया मॉन्टेसरी विधि। इसमें क्या होता है, मारिया मॉन्टेसरी विधि में, मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री थी जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। ठीक है, यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट होगा। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, उनकी शिक्षा हेतु किया गया था। ठीक है, कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों को के लिए भी शिक्षा के लिए ये जो विधि थी उपयोग में लाई गई थी, लेकिन पहले ये जो मंद बुद्धि के बालक थे ना, उनके लिए की गई थी। डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मारिया मॉन्टेसरी इटली की चिकित्सक थी और शास्त्री थी जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध हुई और 6 वर्ष तक के बच्चों को, 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये पद्धति अपनाई गई थी। बाद में सभी जो पहले तो मंदबुद्धि बालकों के लिए थी और बाद में सभी सामान्य विशिष्ट बालकों के लिए क्या थी, लागू कर दी गई। अगला रहेगा आपका डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जनक प्रतिपादक कुमारी हेलेन पारखस्ट रहेंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स इसको बनाने में। पहले पीडीएफ बनाई, कंटेंट सेलेक्ट किया और अब फिर यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे टीच किया, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है।
तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक कर देना, अगर कुछ गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ भी कर देना, ठीक है? और सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह सर्कल हो वहाँ पे जिन्होंने भी एस्टेट का फॉर्म भरा हो, जिनके लिए भी आपको लगे कि हेल्पफुल रहेगी, कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज़ उनके पास शेयर कर देना, ठीक है? ये कभी ना सोचे कि कंपटीशन बढ़ेगा। देखो, आप जब दूसरों के लिए सोचोगे तभी भगवान आपका सोचेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है? तो आपका भी एग्ज़ाम ज़रूर पास होगा और दूसरों का भी ज़रूर कराएँ। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, 2-3 ही विधि हैं, उसके बाद हमारा आज का ये वीडियो खत्म होगा और अगली उसमें मिलेंगे फिर। अगली जो हमारी मैराथन क्लास आएगी, कमेंट करके बताना अगली जो मैराथन है किस सब्जेक्ट में हमें लेके आनी है। पॉइंट है आपका डाल्टन विधि। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली मैराथन हमें किस सब्जेक्ट पे लानी है, ठीक है? और आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जो भी बच्चे यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप भूल जाते हो, मैं भी भूल जाती हूँ। पढ़ाते वक्त मैंने एक बार भी नहीं बोला होगा, ठीक है ना? मैंने ये बोला होगा सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, मैं भी भूल जाती हूँ और आप भी पढ़ते पढ़ते भूल गए होंगे। तो थोड़ा सा ब्रेक लेके चैनल को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए, ठीक है? तो हम सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से मैराथन क्लासेस में एक अच्छा रिवीजन करने वाले हैं, सारे ओवरऑल चीजें कवर करने वाले हैं। अगर आप भी अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, और तो आप इजिली कर लो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो जरूर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, 2-4 दिन में सारे नोट्स एक साथ ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी व्हाट्सएप नंबर देकर, तो आप उस पर जो है नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन कर लें, आपको वीडियो ज़्यादा देखने की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है? तो 1-2 बार वीडियोस को देखें हर एक सब्जेक्ट की, और उसके बाद एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लें, क्विक रिवीजन, और फिर एग्जाम में जाएं तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ रहेगी, तो आप इजिली अपना एस्टेट का एग्जाम निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलो डाल्टन विधि करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ठीक है? जो आपके फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने एस्टेट का फॉर्म भरा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर जरूर कर देना, ठीक है? इस चीज़ में नहीं करना है कि कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। देखो, सबका अपना अपना नसीब होता है, जो जितनी मेहनत कर रहा है उसको उतना मिलता है, तो कोशिश करें शेयर जरूर करें, है ना? क्योंकि हम भी तो आपकी आपसे शेयर कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों को, कंटेंट को, जो हमने पढ़ा, जो हमने चीज़ें सीखी हैं, पास की हैं एग्जाम, तो हम अपना कंटेंट से आपसे शेयर कर रहे हैं ना। इस चीज़ को देखते हैं कि कंपटीशन बढ़ेगा, तो आप लोग भी करें, जो हमारे भाग में किस्मत में वो हमें मिल जाएगा, कोई हमारा भाग किस्मत नहीं ले सकता। इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। और डाल्टन विधि करेंगे, ये हमारा अगला पॉइंट है, उसके बाद 11 पॉइंट है, फिर ये वीडियो हमारी यहाँ पे ही समाप्त हो जाएगी। डाल्टन पद्धति के जनक जो रहेंगे आपके कुमारी हेलेन पारकस्ट रहेंगी, ये आपको मैं लिख देती हूँ। ये आपका इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड्स, पारकस्ट, ठीक है? पारकस्ट है आपकी कुमारी हेलेन पारकस्ट को माना जाता है, और इस विधि का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया गया था, ठीक है? तो कक्षा में जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए इस विधि का क्या किया गया था, निर्माण किया गया। तो इसको याद रखना, इनका जनक भी आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इस पद्धति में, और कुछ भी नहीं है। अगले रहेगा आपका 11 भाषा संसर्ग विधि। यह एक व्याकरण शिक्षण विधि है, ठीक है? और इस विधि की जो अव्यक्त विधि के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है? इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, तो ये आप याद रखना, ये व्याकरण शिक्षण विधि है, और इस विधि को अव्यकीर्ति विधि के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम याद रखना, अव्यकीर्ति विधि के नाम से जाना जाता है, और इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी खत्म होगी। तरह से मेरी तरफ से मेरी हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट हो गई है। इंग्लिश पेडागोजी आपकी बची हुई है, ठीक है? तो इंग्लिश पेडागोजी की एक वीडियो आएगी आपकी मैराथन, और आपकी रीजनिंग की क्लास आएगी मैराथन। उसी के साथ आपकी हरियाणा जीके की मैंने 2 मैराथन डाल दी हैं, ठीक है? जिसमें मैंने 200 से 300 एक वन लाइनर सीरीज प्रोवाइड की थी, और एक मैंने 1 घंटे की वीडियो और डाली है, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज हरियाणा जीके आपको कंप्लीट कराई है। प्रीवियस क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे और आगे पूछे जाएंगे। इसी के साथ मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊंगी, मैराथन क्लास रहेगी। तो इस तरह से जो 90 नंबर की तैयारी है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में, उसकी तैयारी में मैराथन क्लासेस के माध्यम से कोशिश करूंगी एग्जाम से पहले आपको मैराथन क्लासेस सभी सब्जेक्ट की प्रोवाइड करा दी जाए, जिससे आपके एस्टेट की तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है? तो और हरियाणा जीके की जो वीडियो है, साइकोलॉजी की जो वीडियो है, उनको जरूर नोटिस करें। एस्टेट 2023 मैराथन क्लासेस स्टडी मटेरियल पे आप सर्च करना, कविता चौधरी, आपको मिल जाएंगी। उसमें जो जो मैराथन क्लास आपको मिल रही है एस्टेट 2023 के लिए, वो कर जाना, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। उसी के साथ प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे सीडी पर साइकोलॉजी टॉपिक वाइज मैंने कराई हुई है, वो आपको मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज हरियाणा जी के कराई हुई है, पिछले साल कराई थी, लास्ट ईयर, वो आपको मिल जाएंगी। तो बहुत सारी वीडियो पहले भी पड़ी हुई है, उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, किस तरह से एस्टेट की प्रिपरेशन करनी है, सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट करनी है तो एस्टेट 2023 मैराथन के नाम से आप डालोगे, सर्च करोगे तो स्टडी मटेरियल पे आपको सारी चीजें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करना जरूर, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।